ए वर्ल्ड वर्थ प्रोटेक्टिंग। अध्याय 111 इच्छानुसार परिवर्तन। बैंगनी चमक की चमक ने एक अजीब सी बुराई की भावना को व्यक्त किया, लेकिन वह जल्दी ही गायब हो गई। सब कुछ सामान्य हो गया और वान बाओले, जो अभी अभी जागा था, अभी भी अचंभित था। बिना दर्पण के उसने अपनी आंखों में बदलाव नहीं देखा था। हालांकि बहुत जल्दी उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने अपने शरीर का निरीक्षण करने के लिए अपना सिर जोर से नीचे किया, और यह महसूस करने पर कि सब कुछ ठीक है, वह तुरंत कुछ कदम उठाने के लिए खड़ा हो गया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कुछ अलग तो नहीं है, सिवाय अधिक चुस्त होने के। फिर राहत की सांस ली। ये बहुत अच्छा है कि सब कुछ ठीक है, वान बाओले ने सोचा जब उसने चारों ओर देखा। वह मूल रूप से पहाड़ों से घिरी एक घाटी में था, लेकिन पहाड़ पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे, और जो कुछ बचा था वह पूरे क्षेत्र में बिखरे हुए चट्टान के मलबे थे। उसकी गुफा से थोड़ी दूर पहाड़ की चोटी भी समतल हो गई थी। आखिर इस समय मुझ पर क्या हमला हो रहा था? जो कुछ भी हुआ उससे वान बाओले को बहुत ज्यादा सिरदर्द हुआ, खासकर जब वह ज्यादा होश में आया। जो कुछ हुआ था उसकी यादें उसके दिमाग में फिर से उभर आईं और उसके चेहरे का भाव भयानक हो गया। उसकी आखिरी याद ये थी कि उसने बैंगनी चमक को भक्षण करने वाले बीज में चूस लिया था, जिससे उसका शरीर कंपन करने लगा और वह धीरे धीरे बेहोश हो गया। उस पल के बारे में सोचते हुए उसका चेहरा बदल गया। जब उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके शरीर के भीतर आत्मा की जड़ अब मौजूद नहीं है और उसके डेंटियन की जगह भक्षण करने वाले बीज के ब्लैक होल ने ले ली है, तो उसने चौंककर अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। हे भगवान, मेरी आत्मा की जड़ कहाँ है? मेरी 9 इंच की आत्मा की जड़ चली गई। वान बाओले ने दयनीय रूप से रोते हुए याद किया कि बैंगनी चमक के साथ उसकी लड़ाई के दौरान भक्षण करने वाले बीज ने आत्मा की जड़ को निगल लिया था। वान बाओले को लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। वह बहुत ज्यादा उत्तेजित था, रोना चाहता था लेकिन रो नहीं पा रहा था। 9 इंच की आत्मा की जड़ जिसे पाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी। वान बाओले क्रोधित और आक्रोशित था। उसने तुरंत अपने शरीर की अच्छी तरह से जांच की, और जैसे ही उसने ऐसा किया वह अचानक जम गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। ये ठीक नहीं है। वान बाओले जल्दी से बैठ गया और उसने अपने शरीर में हुए बदलावों को फिर से जांचने से पहले एक गहरी सांस ली। धीरे धीरे उसकी नज़रें खाली हो गईं और वह वहीं स्तब्ध होकर बैठ गया। क्या हो रहा है? उसने देखा कि भले ही उसके शरीर में कोई आत्मा जड़ें नहीं थीं, लेकिन उसके सभी मेरिडियन पहले से ही आत्मा मेरिडियन में बदल गए थे, जिन्हें उसने पहले भी महसूस किया था जब वह टूट रहा था। हालांकि अंतर भी थे। एक के लिए उसके पास जो आत्मा मेरिडियन था वह अब बैंगनी था और एक अजीबोगरीब वाइब दे रहा था जिसे वान बाओले अपनी उंगली नहीं बता सकता था। इससे वान बाओले भ्रमित हो गया। कुछ क्षणों के बाद उसने आसपास की आत्मा क्यूई को अवशोषित करने के लिए अपनी साधना को सक्रिय करने की कोशिश की। हालांकि एक बार जब उसने ऐसा करने की कोशिश की तो सभी दिशाओं से उसके आसपास की स्पिरिट क्यूई उसके साथ घूमने लगी और सामान्य से ज्यादा तेज और तेज गति से ऐसा करने लगी। एक साथ सभी एकत्रित होकर वान बाओले की स्पिरिट मेरिडियन में घुस गई। जिस बात ने वान बाओले को और भी हैरान कर दिया वह ये थी कि भले ही स्पिरिट क्यूई उसके शरीर में घुस गई थी जब उसने इसे अवशोषित करने के लिए भक्षण करने वाले बीज का इस्तेमाल किया था, लेकिन ये लगातार बाहर निकल रही थी। यही कारण था कि क्यूई पालन कला उत्पन्न हुई थी, जहां स्पिरिट क्यूई को स्पिरिट स्टोन बनाने की साधना तकनीक विकसित करने के लिए किसी के हाथों में इकट्ठा किया जाता था। प्राचीन मार्शल आर्ट से समानताएं दर्शाते हुए स्पिरिट क्यूई एक विदेशी वस्तु थी जिसका उपयोग केवल स्पिरिट स्टोन को परिष्कृत करने के लिए किया जाता था। दूसरे तरीके से इसे भौतिक स्व के अंदर और बाहर निरंतर प्रवाह के माध्यम से किसी के शरीर की साधना करने के तरीके के रूप में देखा जा सकता है। इसे किसी के शरीर में स्थायी रूप से संग्रहित नहीं किया जा सकता था। वान बाओले की आत्मा की चर्बी आत्मा क्यूई को अस्थायी रूप से एक निश्चित सीमा तक संग्रहित करने में सक्षम थी। जब भक्षण करने वाले बीज की चूषण शक्ति के बड़े पैमाने पर रिलीज होने के कारण आत्मा क्यूई एकत्र हो गई थी। आत्मा की चर्बी के पच जाने के बाद इसने केवल वान बाओले के शरीर को मजबूत किया। निष्कर्ष रूप में उसके शरीर में कोई भी आत्मा ऊर्जा नहीं थी जो वास्तव में वान बाओले की थी। मौजूद एकमात्र आत्मा ऊर्जा आत्मा क्यूई थी, जिसे बाहरी वातावरण से तब अवशोषित किया जाता था जब इसकी आवश्यकता होती थी। भले ही कोई पल्स संवर्धन क्षेत्र में पहुंच गया हो, वे अपने शरीर के भीतर केवल अस्थायी रूप से स्पिरिट क्यूई को संग्रहित कर सकते थे। ये कभी भी लंबे समय तक नहीं था और यह कभी भी उनके भौतिक शरीर से संबंधित नहीं था। हालांकि अभी स्पिरिट क्यूई के बढ़ने से वान बाओले को तुरंत पता चल गया कि कुछ अलग था। जैसे ही स्पिरिट क्यूई उसके मेरिडियन के साथ उसके शरीर में प्रवेश किया, इसका एक भी हिस्सा बाहर नहीं निकला। ऐसा लग रहा था कि यह एक स्पिरिट ट्रेड में तब्दील हो गया है, जो उसके मेरिडियन के भीतर घूमने के बाद भक्षण करने वाले बीज द्वारा बनाए गए ब्लैक होल में डूब गया। वान बाओले ने इसका परीक्षण किया और महसूस किया कि अगर वह अपना दिमाग लगाए तो वह भक्षण करने वाले बीज से स्पिरिट ट्रेड को मुक्त कर सकता है और इसे अपने पूरे शरीर में प्रसारित कर सकता है।
अपने मेरिडियन के माध्यम से प्रत्येक पूर्ण परिसंचरण के साथ यह एक चक्र की तरह था जो बाहरी स्पिरिट क्यूई को उसके शरीर में अवशोषित करता था, जिससे उसके शरीर में एकीकृत होने के बाद वह अधिक मजबूत हो जाता था। ये भारी प्रक्रिया धीमी थी, लेकिन ये प्राचीन मार्शल आर्ट से पूरी तरह से अलग महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे ये स्पिरिट ट्रेड पूरी तरह से उसके अपने थे। आत्मा के धागों को व्यक्ति की इच्छा और विचार से रूपांतरित और नियंत्रित किया जा सकता है, जो व्यक्ति के शरीर का एक अविभाज्य अंग प्रतीत होता है। इससे वान बाओले ने चौंक कर अपनी सांस रोक ली। एक पल के लिए विचार करने के बाद उसकी निगाहें चमक उठीं, क्योंकि उसने अपने शरीर के भीतर आत्मा के धागों को फैलाने के लिए हेरफेर किया। जिस क्षण आत्मा का धागा उसके शरीर से निकला, सच्ची सांस के क्षेत्र के लिए अद्वितीय दमनकारी शक्ति वान बाओले के आसपास में फैल गई, जिससे एक छोटा तूफान बन गया। सच्ची सांस, दमनकारी बल के तूफान के उभरने से वान बाओले के विचारों की तुरंत पुष्टि हुई। वह उत्तेजित हो गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि सच्ची सांस का साधक प्राचीन मार्शल आर्ट को क्यों दबा सकता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि सच्ची सांस की आत्मा क्यूई साधक की थी। भले ही आत्मा क्यूई का केवल एक धागा बाहर निकल जाए, ये किसी तरह आसपास की आत्मा क्यूई के साथ एकीकृत हो सकता है। इसमें व्यक्ति की इच्छा का एक टुकड़ा इंजेक्ट करके एक दमनकारी शक्ति बना सकता है, जिसका विरोध करने का प्राचीन मार्शल आर्ट के पास कोई साधन नहीं था। हालांकि यह तकनीक निष्पादन में भिन्न थी, लेकिन सिद्धांत रूप में यह 9 इंच की स्पिरिट रूट से मिलती जुलती थी, जिससे 9 इंच की स्पिरिट रूट स्पिरिट क्यू को इकट्ठा करके उन तरंगों का निर्माण कर सकती थी। हालांकि निष्पादन के संदर्भ में यह स्पष्ट था कि ट्रू ब्रीथ साधक स्पिरिट क्यू को भीतर से नियंत्रित करता था, जबकि 9 इंच की स्पिरिट रूट स्पिरिट क्यू को बाहर से निर्देशित करती थी। ट्रू ब्रीथ दमनकारी बल को फैलता हुआ महसूस करने से उत्साहित होकर वान बाओले ने अपने भंडारण कंगन से एक उड़ती हुई तलवार निकाली, उसे अपने हाथों में पकड़ा और अपने शरीर के बाहर स्पिरिट धागे को नियंत्रित किया, उसे उड़ती हुई तलवार में निर्देशित किया। जैसे ही उसने तलवार लहराए, उसने धर्म किरणें उत्सर्जित की जो आगे बढ़ीं, लेकिन वान बाओले की इच्छा के तहत उड़ती हुई तलवार ने तुरंत चलना बंद कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य धागा इसे नियंत्रित कर रहा था। जल्द ही उड़ती हुई तलवार वान बाओले के नियंत्रण में थी। उसकी इच्छा के अनुसार गति बढ़ा रही थी और धीमी हो रही थी, उसकी इच्छा के अनुसार सीधे यात्रा कर रही थी या घूम रही थी। भले ही वह अपने नियंत्रण में बहुत कुशल नहीं था, लेकिन ऐसा लगा कि यह प्राचीन मार्शल आर्ट के निष्पादन की तुलना में पूरी तरह से अलग स्तर पर था। थोड़ी देर में वान बाओले ने अपनी उड़ती तलवार को दूर रख दिया और आकाश की ओर दिल खोलकर और उत्तेजित होकर हंसने लगा। फिर उसने अपनी शारीरिक शक्ति का फिर से आकलन किया और बस थोड़ी सी हरकत के साथ वह बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा था। आत्मा धागे द्वारा दिए गए बढ़ावा के साथ वह प्राचीन मार्शल आर्ट क्षेत्र में अपनी साधना के समय की तुलना में स्पष्ट रूप से बहुत अधिक मजबूत था। आत्मा धागे द्वारा दिए गए सुदृढ़ीकरण के साथ उसकी ताकत भी काफ़ी बढ़ गई थी। वर्तमान वान बाओले को एक कायापलट का अनुभव करने वाला माना जा सकता है, क्योंकि वह हर पहलू में बेहतर हो गया था। अब मेरी आत्मा जड़ कितने इंच की है? मेरी सभी मेरिडियन आत्मा मेरिडियन बन गई हैं, जैसे कि बैंगनी चमक ने मुझे विकसित किया हो, शायद मुझे 10 इंच का बना दिया हो। वान बाओले ने अपने डेंटियन में भक्षण करने वाले बीज को खुशी से महसूस किया। जैसे ही उसके दिमाग में 10 इंच की आत्मा जड़ चमकी, उसका भक्षण करने वाला बीज धुंधला हो गया और कुछ ही समय बाद रूपांतरित होने लगा। यह अब एक ब्लैक होल नहीं बल्कि 10 इंच की आत्मा जड़ थी। इससे वान बाओले की आंखें चौड़ी हो गईं। कुछ पलों के बाद उसने पलकें झपकाईं। अगर मैं 10 इंच का होने के बारे में सोचता हूं तो ये 10 इंच का हो जाता है। अगर मैं 9 इंच का होने के बारे में सोचूं तो क्या होगा? यह विचार अभी अभी वान बाओले के दिमाग में कौंधा था, लेकिन भक्षण करने वाला बीज तुरंत धुंधला हो गया और 10 इंच की आत्मा जड़ से 9 इंच की आत्मा जड़ में बदल गया। 20 इंच, 30 इंच, 100 इंच। वान बाओले विस्मय से भर गया और भक्षण करने वाले बीज के लगातार रूपांतरित होने पर दिल खोलकर हंसने लगा। तो यह इच्छानुसार बदल सकता है। वान बाओले उत्साहित था। इसे कई बार बदलने के बाद वह प्रसन्न था, क्योंकि उसे लगा कि बैंगनी चमक के आगमन ने उसे इतना बड़ा और लाभकारी परिवर्तन दिया है और वह खुद को अहंकारी बनने से नहीं रोक सका। चाहे तुम कितने भी सक्षम हो, मेरे सामने तुम्हारे दादा वान, तुम्हें फिर भी हार माननी पड़ेगी। वान बाओले का मूड बहुत अच्छा था। जब उसने पहले महसूस की गई निराशाजनक भावनाओं को दूर किया तो उसने एक सच्ची सांस बनने के प्रति प्रतिरोध के बारे में सोचा, जिसका उल्लेख दाओ कॉलेज की जेड स्लिप में किया गया था। सच्ची सांस विशेषज्ञ बनने के बाद मैं यहाँ कितने समय तक रह सकता हूँ, यह आत्मा जड़ द्वारा निर्धारित किया जाता है। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक बेहोश रहा और मुझे नहीं पता कि मैं और कितना समय तक बेहोश रह सकता हूँ। इस विचार के साथ वान बाओले ने तुरंत अपना सिर उठाया, आत्मश्वास गांव की गहराई में टुकड़े पहाड़ की दिशा में देखा। दाओ कॉलेज ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। अगर मैं उनके लिए और अधिक सामग्री ला सकता हूँ तो मैं लाऊंगा। वान बाओले ने अपना निर्णय लिया और मुड़ गया और पूरी गति से टुकड़े पहाड़ की ओर भागा।
वांग बाओले 8 इंच की आत्मा जड़ प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। हालांकि वे इस उद्घाटन में सच्ची सांस में कदम रखने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे। वास्तव में 9 इंच की आत्मा जड़ के साथ उनकी लड़ाई के दौरान और बेहोश होने से पहले बैंगनी चमक को अवशोषित करने की घटना के दौरान कई 8 इंच की आत्मा जड़ें दिखाई दी थीं और उन सभी को लोगों ने पकड़ लिया था। उसी समय 4 प्रमुख दाव कॉलेजों के छात्रों में से कुछ पहले से ही प्राचीन मार्शल आर्ट क्षेत्र को तोड़कर सच्ची सांस क्षेत्र में कदम रख चुके थे। उनमें से अधिकांश 5 इंच से कम थे, जिसका मतलब था कि वे लंबे समय तक नहीं रह सकते थे। हालांकि दाव कॉलेज से मिशन अभी भी पूरा होना था और वे सभी अपने कार्य को पूरा करने के लिए अपने पूरे प्रयास का उपयोग करते हुए टुकड़े पहाड़ के करीब एक स्थान पर तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस तरह वे उस क्षण सीधे टुकड़े पहाड़ में भाग सकते थे जब वे तोड़ने में कामयाब हो जाते। सामग्री मिल जाने के बाद वे प्रतिरोधक बल का उपयोग करके सामग्री को अपने साथ ले जा सकते थे। हालांकि ऐसे कई लोग भी थे जो 5 इंच से ऊपर थे और तोड़ने में कामयाब रहे थे। उनमें से कुछ 7 इंच के थे और उनमें से कुछ को अधिक लंबाई की आत्मा जड़ें प्राप्त करने की उम्मीद नहीं थी। इसलिए उन्होंने उस समय का उपयोग टुकड़े पहाड़ से सामग्री इकट्ठा करने के लिए किया, जिससे उन्हें अपना कार्य पूरा करने और साथ ही साथ अपने लिए लाभ उत्पन्न करने की अनुमति मिली। इसलिए जैसे ही वांग बाओले टुकड़े पहाड़ के पास पहुंचे, उन्होंने 4 प्रमुख दाव कॉलेजों के 100 से अधिक सच्चे श्वास साधकों के साथ एक उपद्रवी दृश्य देखा, जिन्होंने प्राचीन मार्शल आर्ट क्षेत्र को तोड़ दिया था। वे या तो टुकड़े पहाड़ में घुस रहे थे या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा घेर लिए जाने के बाद जल्दी से पहाड़ों से बाहर निकल रहे थे। दूर से टुकड़ा पहाड़ राजसी लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से बहुत ऊंचा हो। पृथ्वी पर वर्तमान में प्राचीन हरे कांस्य तलवार के सबसे बड़े ज्ञात टुकड़े के रूप में ये पिछले 38 वर्षों से अपनी स्थिति में खड़ा था, जिसने पृथ्वी पर खेती सभ्यता के उद्भव और जन्म को देखा। 29 विषम वर्षों में 4 प्रमुख दाव कॉलेज से कई प्राचीन मार्शल आर्ट अभिजात वर्ग भी थे जिन्होंने पहाड़ पर जाने का अधिकार प्राप्त किया था, जो अंततः संघ के स्तंभ बन गए। ये बेहद प्रभावशाली था। इतने सालों पहले अपनी वर्तमान स्थिति में उतरने के बाद इसने भूमि को बहा दिया था, जिसके परिणामस्वरूप पूरे रेगिस्तान में एक विशाल तूफान आया था, जिसे पूरी तरह से खत्म होने में कई साल लग गए। तूफान के खत्म होने के बाद भी अभी भी मौजूद चुंबकीय क्षेत्र ने स्पिरिट ब्रीथ विलेज का निर्माण किया था, जो साधकों के बीच काफी प्रसिद्ध था। संसाधन, खेती की तकनीकें, गोलियां, धर्म के खजाने और कई खजाने जो 4 प्रमुख दाव कॉलेज द्वारा पूरी तरह से खोजे नहीं गए थे, वे टुकड़े पहाड़ के भीतर गहरे स्थित थे। इसलिए जब भी इस तक पहुंच खोली जाती, छात्र पहाड़ की खोज और अन्वेषण के अपने मिशन को पूरा करने के लिए इसमें प्रवेश करने की पूरी कोशिश करते। जैसे जैसे वांग बाओले आगे बढ़ते गए, उन्होंने टुकड़े टुकड़े पहाड़ को देखा, उनका मन और आत्मा उस ओर खींचते चले गए और वे अनियंत्रित रूप से उत्तेजित हो गए। जैसे जैसे वे टुकड़े टुकड़े पहाड़ के पास पहुंचते गए, ये भावना और भी बढ़ गई, क्योंकि यह बहुत ही भव्य था। यह उन सभी पहाड़ों की तुलना में कई गुना ऊंचा था जिन्हें वांग बाओले ने अपने जीवन में देखा था। वह अपनी आंखों के सामने पूरे पहाड़ को देख भी नहीं पाए और उसके सामने खड़े होकर उनके दिल में तुच्छता की भावना उमड़ पड़ी। टुकड़े टुकड़े पहाड़ की सतह पर अलग अलग गहराई की दरारें भी दिखाई दे रही थीं। कुछ 30 साल से भी पहले पीछे रह गई थीं, लेकिन उनमें से ज्यादातर तो और भी पुराने समय की लग रही थीं। वे दरारें किसी के चेहरे पर झुर्रियों की तरह थीं, जो उम्र के कारण थकान का एहसास कराती थीं। उन्हें देखना हजारों साल बीत जाने के निशानों को देखने जैसा था। पहाड़ की सतह पर असंख्य झिलमिलाते हुए रन थे। झिलमिलाती किरणों ने एक लहर बनाई और भले ही वे पहली बार उभरने के समय की तुलना में उतनी चमकदार नहीं थीं, लेकिन वे सीमित क्षेत्र में ही सही फैलती रहीं। पहाड़ की तलहटी में 4 प्रमुख दाव कॉलेजों के छात्र प्रवेश कर रहे थे और बाहर निकल रहे थे। प्रवेश के बिंदु टुकड़े पहाड़ पर मौजूद दरारें थीं और उन दरारों के बीच एक बड़ी दरार थी जो जमीन के सबसे करीब बिंदु पर 70 फीट लंबी और 20 फीट चौड़ी थी। वह सबसे बड़ा प्रवेश द्वार था, जिसका उपयोग अधिकांश छात्र पहाड़ तक पहुंचने के लिए करते थे। कोई भी देख सकता था कि बहुत से लोग पहाड़ में घुस रहे थे और चुंबकीय क्षेत्र से घिरे होने के कारण और भी अधिक लोग तेजी से बाहर निकल रहे थे। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बाहर निकाले जा रहे लोगों में से केवल कुछ ही खाली हाथ लौटे। उनमें से अधिकांश के पास कुछ वस्तुएं थीं और भले ही वे टूटे हुए टुकड़े लग रहे थे, लेकिन छात्रों के चेहरों पर उत्साह के भाव स्पष्ट थे। अपने छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए 4 प्रमुख दाव कॉलेजों के प्रयासों के हिस्से के रूप में आकर्षक वादे किए गए थे, जिसके तहत छात्र पहाड़ से जो कुछ भी प्राप्त करेंगे उसका एक छोटा हिस्सा अपने पास रख सकते हैं। यही कारण था कि छात्र अपने कार्य में उत्साह और जोश से भरे हुए थे। साथ ही यह इसलिए भी था क्योंकि टुकड़े पहाड़ से प्राप्त वस्तुएं इस मायने में अनोखी थीं कि उन्हें भंडारण स्थान के भीतर नहीं रखा जा सकता था। इसलिए 4 प्रमुख दाव कॉलेजों को छात्रों के लालच के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। एक हद तक सब कुछ अभी भी निष्पक्ष और निष्पक्ष था, जिससे ये कार्य 4 प्रमुख दाव कॉलेजों के छात्रों के लिए अपने भाग्य को बदलने का एक शानदार अवसर बन गया।
क्या कोई व्यक्ति ट्रू ब्रीथ विशेषज्ञ बनने के बाद इस अवसर को प्राप्त कर पाएगा, यह उसके भाग्य पर निर्भर करता है। पहाड़ से खजाने प्राप्त करने वाले लोगों की घटनाएं असामान्य नहीं थीं। वास्तव में ऐसा हर बार हुआ था जब पहाड़ सुलभ हो गया था। सबसे प्रसिद्ध घटना फेडरेशन के वर्तमान अध्यक्ष से जुड़ी थी, जो पहले व्हाइट डियर दाओ कॉलेज के छात्र थे। ऐसा कहा जाता है कि कई साल पहले उन्होंने पहाड़ से एक पौराणिक अमर गोली प्राप्त की थी। दूसरों के साथ घटित अवसरों की ये कहानियां छात्रों के बीच फैल गईं, जिससे वे पहाड़ के सुलभ होने पर अपने मिशन को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ देने के लिए और भी अधिक इच्छुक हो गए। जब उसने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र से घिरे होने के बाद साधक पहाड़ से बाहर निकल रहे हैं, तो वांग बाओले ने अपने होंठ चाटे और खंडित पहाड़ के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो गया। हालांकि उस समय प्रवेश द्वार के पास अचानक गतिविधि की झड़ी लग गई। उसकी बाहों में वह क्या है? हे भगवान, यह एक पौधा है और यह अभी भी जीवित है। इस लड़के ने इसे अमीर बना दिया है। पौधा एक अमर गोली नहीं लगता है, लेकिन ये स्पष्ट है कि यह प्रकृति का एक मूल्यवान खजाना है। हंगामे में चुंबकीय चमक से आच्छादित व्हाइट डियर दाओ कॉलेज का एक छात्र प्रवेश द्वार से तेजी से बाहर निकल गया। वह बेहद उत्तेजित था और भले ही वह केवल 6 इंच की आत्मा जड़ प्राप्त करने के बाद सच्ची सांस के दायरे में पहुंच गया था, लेकिन वह अपनी बाहों में एक 3 रंग का पौधा लिए हुए था। पौधे पर एक फल भी था जो खुशबू दे रहा था। उसकी उपस्थिति ने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। भीड़ में चर्चाएं और कानाफूसी होने लगी और व्हाइट डियर दाओ कॉलेज के छात्र को जब एहसास हुआ कि उसे टुकड़े के पहाड़ से बाहर निकाल दिया गया है, तो वह हवा में लहराते हुए हंसने लगा। अपनी आंखों के सामने ये दृश्य देखकर सभी और भी उत्साहित लग रहे थे और जिस गति से वे टुकड़े के पहाड़ की ओर बढ़े, वह भी कई गुना बढ़ गई। वैंग बाओले भी इसी तरह उत्साहित थे जब उन्होंने व्हाइट डियर दाओ कॉलेज के एक छात्र को पौधे को अपनी बाहों में लेकर जाते देखा। उनकी आंखों में टुकड़े के पहाड़ की छाप एक खजाने में बदल गई थी। हमेशा के लिए आज़ाद। वैंग बाओले की आंखें चमक उठीं और वह टुकड़े के पहाड़ की ओर बढ़ने लगा। बहुत जल्दी उसने कई लोगों को पीछे छोड़ दिया और दरार में कदम रखा। अंदर जाने पर प्रकाश की किरणें स्पष्ट रूप से मंद हो गईं, लेकिन चमक में बदलाव के अनुकूल होने के बाद भी वह अपने परिवेश का विवरण देख सकता था। यह क्षेत्र एक बड़े गुफा निवास जैसा लग रहा था, जिसमें 10 से अधिक गुप्त कक्ष थे जो क्षतिग्रस्त होने के कारण खुल गए थे। लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला प्रवेश द्वार गुफा निवास के गुप्त कक्ष की दीवार में बना एक छेद प्रतीत होता था। बाईं ओर एक गोलाकार रास्ता था। ये चौड़ा था, 1000 फीट से अधिक चौड़ा। कोई इसका अंत नहीं देख सकता था और जो लोग इस स्थान में प्रवेश कर चुके थे, उन्होंने इसके आसपास के गुप्त कक्षों की खोज नहीं की, बल्कि सीधे रास्ते की ओर भागे। क्या ये बहुत खाली नहीं है? वांग बाओले ने गुप्त कक्षों में देखते हुए अपनी नज़र घुमाई। वे ऐसे लग रहे थे जैसे कि उनमें पहले कीड़े मकोड़े थे जो पूरी तरह से खाली हो गए थे। फर्श पर मलबे का एक भी टुकड़ा नहीं बचा था। ये स्पष्ट था कि पिछले कई वर्षों में स्पिरिट ब्रीथ विलेज में प्रवेश करने के लिए लोगों ने प्रवेश द्वार को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। अगर कोई इस जगह से कुछ हासिल करना चाहता था तो उसके लिए अंदर जाना ही एकमात्र रास्ता था। वांग बाओले ने जरा भी संकोच नहीं किया। जैसे ही वह मार्ग की ओर बढ़ा, उसकी गति आसमान छू गई। रास्ते में वांग बाओले ने मार्ग के दोनों ओर कई कमरे देखे। वे सभी अपेक्षाकृत बड़े स्थान थे, लेकिन वे सभी खाली थे। कुछ अलग अलग रास्ते भी थे, जिससे पूरा स्थान एक भूल भुलैया जैसा लग रहा था। लोग उस क्षेत्र से अंतहीन रूप से निकल रहे थे और उनमें से कोई भी इस बात से चिंतित नहीं था कि वे इस भूल भुलैया में अपना रास्ता खो देंगे या नहीं। ऐसा लगता है कि मैं केवल गहराई में जाकर ही खजाने पा सकता हूँ। वांग बाओले ने इधर उधर देखा, लेकिन आगे बढ़ते हुए उसने गति नहीं धीमी की। धीरे धीरे आगे से लड़ाई की आवाज़ें आने लगीं। वांग बाओले की आंखें तुरंत चमक उठीं, क्योंकि वह आवाज़ की दिशा में आगे बढ़ते हुए एक विशाल क्षेत्र में पहुंच गया। वह क्षेत्र बर्बाद लग रहा था। जल्दी से उस पर नज़र डालने पर वांग बाओले को ज़मीन पर गिरी हुई संरचनाएं और पहचान में न आने वाले उपकरण और वस्तुएं दिखाई दे रही थीं। 4 प्रमुख दाओ कॉलेजों के दसियों छात्र तेजी से वस्तुओं को उठा रहे थे और उनमें से 7 से 8 छात्र चिल्लाते हुए एक दूसरे से लड़ रहे थे। हर बार चुंबकीय क्षेत्र के कारण गुफा से बाहर निकलने पर लोग खुशी से वस्तुओं को गले लगाते थे। उसी समय वांग बाओले के बाद क्षेत्र में आने वाले लोग भी थे, जो कुछ भी उन्हें दिखाई देता था उसे उठा लेते थे। क्या ये डकैती है? अफरा तफरी देखकर वांग बाओले ने कई बार पलकें झपकाईं और आगे बढ़ गया। जल्द ही उसे पानी की बाल्टी जैसी एक वस्तु मिली। भले ही यह एक बाल्टी जैसी दिख रही थी, ये बहुत बड़ी थी और छोटे छोटे एक जैसे छेदों की पंक्तियों से घिरी हुई थी। ये स्पष्ट था कि यह लीक होगी, लेकिन अगर इसे बाल्टी नहीं माना जाता तो वांग बाओले इसके काम को नहीं समझ पाते। इसे अपनी बाहों में भरते हुए उन्हें लगा कि इसे भंडारण कंटेनर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो एक बुरा विचार नहीं था। फिर वह दूसरे क्षेत्र की ओर बढ़ गया। अधिकांश लोगों के पास एक दूसरे से वस्तुएं छीनने का समय नहीं था। हालांकि
कुछ ऐसे भी थे जो जाते समय छीनना पसंद करते थे, और वांग बाओले को खोजते समय ऐसा ही एक व्यक्ति मिला। वह व्यक्ति होली रिवर दाओ कॉलेज से था। वह चुंबकीय क्षेत्र से घिरा हुआ था और यह स्पष्ट था कि वह बाहर निकलने वाला था। हालांकि वांग बाओले के सामने मुट्ठी के आकार का एक धातु का टुकड़ा देखकर उसकी आंखें चमक उठीं और वह उसे छीनने के लिए आगे बढ़ा। हिम्मत है न? वांग बाओले ने घूर कर देखा। उसने पानी की बाल्टी को गले लगाया और अत्यधिक गति से फट गया। होली रिवर दाओ कॉलेज के छात्र पर जोर से लात मारी। छात्र दर्द से दहाड़ने लगा और उसकी बाहों में रखी वस्तुएं जमीन पर गिर गईं। वह तुरंत चिंतित हो गया। वह उन्हें उठाना चाहता था, लेकिन चूंकि वह चुंबकीय क्षेत्र से घिरा हुआ था, इसलिए वह बेकाबू होकर हवा में उड़ गया। जैसे ही वह आक्रोश और गुस्से से दहाड़ रहा था, उसे अनिच्छा से बाहर निकाल दिया गया। वांग बाओले ने गुस्से से आह भरी, पीछे छोड़ी गई वस्तुओं को वापस लेने और उन्हें बाल्टी में रखने के लिए आगे बढ़ा। फिर उसने दौड़ते हुए खोज जारी रखी और आधे घंटे के बाद वांग बाओले लगातार खोज करने के बाद खंडहर से निकल गया। रास्ते में 3 समान क्षेत्रों से गुजरने के बाद लोगों की संख्या भी कम होती दिख रही थी। उसने जो अजीबोगरीब चीज़ें पाई थीं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। उसने उनमें से ज़्यादातर को पानी की बाल्टी में फेंक दिया, जिससे वे एक छोटे पहाड़ की तरह जमा हो गईं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे दूर से एक गोल गेंद दिखाई दी। अगर वांग बाओले ने खुद इस गिरते हुए दृश्य को नहीं देखा होता तो कोई बात नहीं होती। हालांकि जैसे ही वह आगे बढ़ा, वह रास्ते में लगी एक धातु की दीवार के पास से गुजरा जो उसकी छवि को प्रतिबिंबित कर सकती थी। आगे बढ़ते हुए उसकी नज़र उस क्षेत्र पर पड़ी और अपना प्रतिबिंब देखने के बाद वह तुरंत रुक गया। मैं अभी भी पहले की तरह दुबला पतला हूं, है न? ये स्पष्ट था कि पतलेपन के बारे में उसका विचार दूसरों से अलग था। अब धातु की दीवार पर अपने प्रतिबिंब को देखते हुए वह खुशी से झूम उठा और उसने अपना शरीर घुमाया, संतुष्टि में सभी दिशाओं से उसे देखा। यह पानी की बाल्टी बड़ी है, जिससे मैं जितना मोटा हूं उससे ज्यादा मोटा दिख रहा हूं। इसके बावजूद मैं अभी भी बहुत सुंदर हूं। 4 प्रमुख दाओ कॉलेजों के छात्रों की संख्या में भारी कमी आई थी और अंत में वह अकेला था। इस गहराई पर, जमीन पर और आसपास के कमरों में कई अजीबोगरीब वस्तुएं थीं। उनमें से कुछ टूटी हुई मक्खी मूंछें थीं, कुछ टूटे हुए कवच थे और कुछ सुस्त धातु के टुकड़े भी थे। उन वस्तुओं के अलावा वांग बाओले ने क्षतिग्रस्त घंटियां और गोलियों की बोतल के बहुत सारे टुकड़े भी देखे। सब कुछ टूटा हुआ क्यों है? वांग बाओले थोड़ा हताश हो गया। रास्ते में उसने जो कुछ भी देखा वह टुकड़ों में था। जिस बाल्टी को वह गले लगा रहा था उसके अलावा कुछ भी पूरा नहीं माना जा रहा था, और पौधे, गोलियां और धर्म के खजाने जैसी वस्तुएं महज एक सपना लग रही थीं। भले ही वे टूटी हुई हों, मैं उन्हें ले लूंगा। उन्हें देने के लिए तैयार नहीं। वांग बाओले को लगा कि उन वस्तुओं में कुछ कीमती हो सकता है जिसे वह अभी तक पहचान नहीं पाया है। इसलिए उसने उनमें से कुछ को उठाया और आगे बढ़ने से पहले उन्हें बाल्टी में फेंक दिया। थोड़ी देर बाद जब वांग बाओले मार्ग के दाईं ओर सड़क पर एक मंद रोशनी वाले कांटे से आगे बढ़ना चाहता था तो कांटेदार रास्ते के भीतर से अचानक एक भयानक ठंड निकली। उसके बाद एक काली आकृति तेज गति से गुजरती हुई दिखाई दी। कौन है? वांग बाओले ने अपनी आंखों के कोने से उस आकृति को देखा और डर गया। उसने जल्दी से करीब से देखने के लिए कई कदम पीछे हटे, लेकिन साइड का रास्ता बेहद शांत था और उसमें कुछ भी नहीं बदला था। ऐसा लग रहा था जैसे पहले की काली आकृति वांग बाओले की कल्पना का एक हिस्सा थी, क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से नहीं देखा था। अपने संदेह में वांग बाओले एक कठपुतली को करीब से देखने के लिए लाने ही वाला था, लेकिन ठीक उसी समय अंधेरे साइड के रास्ते में अचानक अंदर से एक रोशनी चमकी और भारी सांस और हलचल की आवाज़ तेजी से फैल गई। वांग बाओले सतर्क हो गया। उसने अपना ध्यान केंद्रित करते हुए देखा। तुरंत उसने महसूस किया कि चमक चुंबकीय क्षेत्र से आ रही थी जो एक व्यक्ति को घेरे हुए था। वह व्यक्ति इथरियल दाओ कॉलेज के छात्र की पोशाक पहने हुए था और एक चांदी के रंग का कलश गले लगा रहा था। झुओ येफान! वांग बाओले ने चिल्लाया जैसे ही उसे एहसास हुआ कि कौन उसके पास आ रहा है। उसी समय उसने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र का प्रतिरोध करने वाले झुओ येफान से निकलने वाली सच्ची सांस दमनकारी शक्ति 7 इंच की आत्मा जड़ से नहीं बल्कि 8 इंच की आत्मा जड़ से निकली थी। वांग बाओले! चुंबकीय बल के प्रतिरोध के कारण जो व्यक्ति उसके चारों ओर से उड़कर निकल गया वह वास्तव में झुओ येफान था। उसके चेहरे पर खेद और आक्रोश के लक्षण दिखाई दे रहे थे और वह बार बार पीछे मुड़कर देखने लगा। हालांकि एक बार जब उसने वांग बाओले की आवाज़ सुनी तो वह तुरंत पीछे मुड़ गया। वांग बाओले को स्पष्ट रूप से देखने के बाद वह क्षण भर के लिए हैरान हो गया और उस पर चिल्लाने लगा जैसे कि उसे कुछ याद आ गया हो। वांग बाओले, अभी वहां जाओ! झाओ यामिंग ने अंदर एक वेदी पाई और यह कई खजानों से भरी हुई है, यहाँ तक कि लाशें भी। जल्दी करो, कई लोग वहां के खजानों को छीन रहे हैं। झुओ येफान सिर्फ ये शब्द ही बोल पाया था कि चुंबकीय बल उसे वांग बाओले से बाहर की ओर खींच कर ले गया और फिर गायब हो गया। वांग बाओले की आंखें चौड़ी हो गईं, जिससे एक चमकदार चमक प्रकट हुई और उसकी सांसें तेज हो गईं।
लाशें, इस शब्द ने वांग बाओले को सबसे ज्यादा उत्साहित किया। वह जानता था कि ज़ुओ युफान निश्चित रूप से पृथ्वी के लोगों का उल्लेख नहीं कर रहा था, जिसका मतलब था कि लाशें खेती सभ्यता की थीं, ऐसे व्यक्ति जो प्राचीन हरे कांस्य तलवार का अनुसरण करते हुए ग्रह पर आए थे। खेती की तकनीकों, गोलियों और अन्य बेजान वस्तुओं की तुलना में खेती सभ्यता के लोगों की लाशें अधिक अर्थ रखती थीं। वर्तमान संघ के लिए महत्व अवर्णनीय था और कोई कल्पना कर सकता था कि जो कोई भी 4 प्रमुख दाव कॉलेजों के लिए एक लाश लाने में सक्षम था, उसने एक अविश्वसनीय कार्य किया होगा जिसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता है। जैसे ही वांग बाओले के दिमाग में हलचल मची, वह आगे की ओर बढ़ा और लड़ाकू वाहन की तरह तेज गति से साइड पाथ में घुस गया। वांग बाओले के चले जाने के बाद साइड पाथ की दीवारें अचानक टेढ़ी हो गईं और उसमें से एक काली खोपड़ी निकली। ऐसा लग रहा था जैसे इसके सड़ने की प्रक्रिया में बहुत समय बीत गया हो और केवल एक खाली खोपड़ी बची हो। उसने अपना मुंह खोलने से पहले उस दिशा की ओर देखा जिस दिशा में वांग बाओले जा रहा था, जिसमें नुकीले दांतों की कतारें दिखाई दीं जो काले और पीले रंग के मिश्रण थे। साथ ही उसके ऊपरी और निचले जबड़े को जोड़ने वाला एक चिपचिपा धागा भी था। इसकी भयावहता किसी भी देखने वाले की रीढ़ में सिहरन पैदा कर सकती थी। फिर वह दीवार में वापस घुसने से पहले मुड़ा। अस्पष्ट रूप से ऐसा लग रहा था कि दीवार में जीवन का संचार हो गया है और अंदर से मांस और रक्त की हरकतें तेजी से फैल रही हैं। कोई भी उन परिवर्तनों को नोटिस नहीं कर सका। हालांकि भले ही वांग बाओले तेज गति से आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसे लगातार वह ठंड महसूस हो रही थी जो उसने महसूस की थी, और जो काली आकृति उसके सामने से गुजरी थी वह उसकी कल्पना की उपज नहीं थी। इसलिए आगे बढ़ने के बावजूद उसने अपनी सतर्कता कम करने की हिम्मत नहीं की। यहाँ पहले भी बहुत से लोग आ चुके हैं और उनमें से किसी ने भी इस जगह के खतरनाक होने के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं कम सतर्क हो सकता हूँ। उच्च सतर्कता के साथ वांग बाओले कांटेदार सड़क से तेजी से आगे बढ़ता रहा। थोड़ी देर बाद उसने आगे के क्षेत्र से एक तेज धमाके और लोगों के झगड़ने की आवाज़ सुनी। झाओ यामिंग, चेन मिंग्यू, तुम दोनों अभी भी क्यों लड़ रहे हो? ज़ुओ युफान को पहले ही बाहर निकाल दिया गया है और तुम दोनों ही इथरियल दाव कॉलेज से बचे हुए लोग हो। झाओ यामिंग, चूंकि तुम ही इस जगह की खोज करने वाले हो, इसलिए तुम अपने साथ कलबाश ले जा सकते हो। हालांकि मैं तुम्हें लाश नहीं ले जाने दूंगा। कोई आ रहा है। जैसे ही वांग बाओले ने ये शब्द सुने, वांग बाओले को दिखाई देने वाली सबसे दूर की दीवार पर एक दरार दिखाई दी। ये लगभग 20 फीट चौड़ी थी और अंदर से एक नीली चमक चमक रही थी। कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि कुछ आकृतियां इधर उधर घूम रही थीं और उन्हें एक दूसरे से लड़ते हुए सुना जा सकता था। फिर एक व्यक्ति तेजी से दरार के पास पहुंचा, मानो उसे रोकना चाहता हो। वांग बाओले की आंखें चमक उठीं और धीमा होने के बजाय उसने अपनी गति बढ़ा दी। एक तेज दहाड़ के साथ वह हवा में सन्नाटे को तोड़ते हुए सीधे दरार के पास पहुंचा। वह बहुत तेज था। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने साफ देखा और देखा कि दरार के अंदर एक मोटा, बड़े आकार का आदमी था जिसने व्हाइट डियर ब्रांच कॉलेज की पोशाक पहनी हुई थी। वह अपने शरीर की ऊंचाई के बराबर एक बड़ी ढाल लिए हुए था जो सीधे दरार को रोक रही थी। यह महसूस करने के बाद कि वांग बाओले उसके पीछे था, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और वह जोर से दहाड़ा। भागो, तुम्हारी इच्छा, वांग बाओले ने गुस्से में उस मोटे आदमी से भी ज्यादा जोर से जवाब दिया। जिस क्षण उसने दहाड़ लगाई, उसने अपने उठे हुए दाहिने हाथ से मुट्ठी बांध ली। तुरंत उसके आसपास से स्पिरिट क्यूई अंदर खींची गई और मुक्का मारते ही उसका दस्ताना फट गया। उसके शरीर के भीतर की स्पिरिट ऊर्जा भी दस्ताने में चली गई और एकीकृत हो गई, जिससे दस्ताने की काली चमक और भी अधिक चमकने लगी। उसकी गति बढ़ गई और उसकी शक्ति भी चरम पर पहुंच गई। वह एक उल्कापिंड की तरह था जो उस मोटे आदमी की ढाल पर जोरदार धमाके के साथ उतरा। यह आंतरिक और बाहरी स्पिरिट क्यूई के हेरफेर से बनी तरंगों का बल था, जो 9 इंच की स्पिरिट रूट से भी कहीं अधिक था। जिस क्षण यह उभरा, यह इतना जोरदार था कि धरती हिल गई। मोटे आदमी के सामने की बड़ी ढाल बल का सामना करने में असमर्थ थी और तुरंत टुकड़ों में टूट गई। इसके बाद व्हाइट डियर ब्रांच कॉलेज का मोटा आदमी अपने मुंह से ताज़ा लाल खून उगलने लगा, दर्द से चीखने लगा और उसका शरीर सिकुड़ गया, इससे पहले कि वह सैकड़ों फीट दूर भाग जाए। जैसे ही वह आदमी पीछे हटा, वांग बाओले की आकृति दरार के भीतर से उभरी और उस क्षेत्र में कदम रखा जो नीली चमक दे रहा था। चारों ओर स्पष्ट रूप से देखने के बाद वांग बाओले का दिमाग घूम गया, उसकी पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं और उसने अपनी सांस रोक ली। पहली चीज जो उसने देखी वह ये थी कि वह क्षेत्र अंडाकार आकार का था और एक काला रहस्यमय कोहरा अंतरिक्ष के एक बड़े क्षेत्र को ढक रहा था जो उसे सभी दिशाओं में घेरे हुए था। शुक्र है, वह क्षेत्र इतना उज्ज्वल था कि वह जमीन में बड़ी नहरें देख सकता था। नहरें एक दूसरे को पार करती हुई एक सरणी संरचना की तरह दिखाई दे रही थीं। सरणी संरचना के भीतर मूर्तियों का एक समूह खड़ा था। हालांकि उनमें से ज्यादातर टूटी हुई थीं, फिर भी उनकी स्थिति दिखाई दे रही थी। वे सभी घुटनों के बल बैठे थे, उनके चेहरे के भाव बेहद भक्तिपूर्ण थे, जैसे कि वे प्रार्थना कर रहे हों।
जहां तक वे जिस दिशा में घुटने टेक रहे थे उसका सवाल है, उस दिशा में पन्ना जैद से बनी एक बड़ी पंचकोणीय वेदी खड़ी थी। उस तक जाने के लिए सीढ़ियां थीं और यह इतनी बड़ी थी कि इसने सरनी संरचना के आधे से ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर लिया था। पूरे अंडाकार आकार के क्षेत्र में इसने 30% से ज्यादा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। ध्यान से देखने पर वेदी तक जाने के लिए 9 सीढ़ियां थीं। हर सीढ़ी पर संरचना के शिलालेख खुदे हुए थे और वेदी के सबसे ऊंचे स्थान पर एक लंबा भाला हवा में तैर रहा था। ये लंबा भाला चमक रहा था और इस पर सर्पिल निशान चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये दुनिया में अपनी तरह का इकलौता भाला था जिससे एक प्रभावशाली आभा निकल रही थी जो किसी को भी आश्चर्यचकित कर सकती थी। यह एक अमूल्य खजाना था। लंबे भाले से एक नीली चमक चमक रही थी जो वातावरण को रोशन कर रही थी और उसके चारों ओर के वातावरण को अपने में समाहित कर रही थी। वह कौन सा खजाना है? वान बाओले ने गहरी सांस ली, उसका दिल उथल पुथल से भर गया। धार्मिक आयुध संकाय के प्रमुख प्रीफेक्ट के रूप में वह धार्मिक खजानों के प्रति बेहद संवेदनशील था। अब जब उसने लंबे भाले को देखा तो उसके दिमाग में एक पौराणिक नाम उभर कर आया, दिव्य आयुध। भले ही वान बाओले धार्मिक आयुध संकाय के प्रमुख प्रीफेक्ट थे, लेकिन उन्हें दिव्य आयुध के बारे में बहुत कम जानकारी थी। उन्हें केवल इतना पता था कि दिव्य आयुध एक पौराणिक वस्तु थी। अभी लंबे भाले द्वारा दी गई छाप उसे संकेत दे रही थी कि यह पौराणिक दिव्य आयुध था। हालांकि चूंकि वान बाओले ने कभी दिव्य आयुध नहीं देखा था, इसलिए वह इसका सही अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। फिर भी उसे लगा कि भले ही लंबा भला दिव्य आयुध न हो, फिर भी यह एक अमूल्य खजाना होगा जो दिव्य आयुध जितना ही कीमती होगा। उसी समय लंबे भाले के चारों ओर 4 आकृतियां थीं जो प्राचीन काल के लंबे वस्त्र पहने हुए थीं, जो स्पष्ट रूप से सांख्य के युग से नहीं थे। वे लंबे भाले के चारों ओर ध्यान करते हुए सीधे पंचकोणीय वेदी के ऊपर हवा में क्रॉस लेग बैठे थे। निस्संदेह वे मर चुके थे, लेकिन फिर भी उनकी लाशें अभी भी तैर रही थीं और उनके शरीर से दमनकारी बल अभी भी बेहद मजबूत था। वान बाओले ने केवल एक संक्षिप्त नजर डाली, लेकिन दर्द ने उसकी आंखों को छेद दिया, जिससे वह शारीरिक और भावनात्मक रूप से अस्वस्थ महसूस कर रहा था। मूल रूप से पंचकोणीय वेदी के सामने लंबे भाले के चारों ओर क्रॉस लेग ध्यान करते हुए 5 न कि 4 लाशें होनी चाहिए थीं। 5वीं लाश किसी अज्ञात कारण से सरणी गठन के बाहर दिखाई दी, क्षेत्र के एक कोने में उतरी। कोई देख सकता था कि 5वीं लाश एक असाधारण रूप से सुंदर युवती की थी। वह पहले से ही मर चुकी थी, लेकिन वहां पड़ी हुई वह गहरी नींद में लग रही थी। अगर उसके शरीर से मौत की गंध नहीं आ रही होती तो कोई भी उसे अभी भी जीवित समझ सकता था। उसके सामने एक पीला चेहरा और अस्थिर झाओ यामिंग था जिसे गंभीर चोटें लगी थीं। वहां इथरियल दाओ कॉलेज के कपड़े पहने एक और युवक भी खड़ा था। उनके चारों ओर 3 अन्य दाओ कॉलेजों के 7-8 छात्र थे। उनमें ली यी, वू फेन और काले चेहरे वाला युवक शामिल थे। उनके शरीर से निकली दमनकारी शक्ति ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि वे 8 इंच की स्पिरिट रूट के साथ आगे बढ़ चुके थे। कियान मिंग, ली फैंग और अन्य जिन्हें वान बाओले ने पहले देखा था वे मौजूद नहीं थे। हालांकि 3 व्यक्तियों के अलावा बाकी लोग भी कमजोर नहीं थे। भले ही वे 8 इंच की स्पिरिट रूट ट्रू ब्रीथ विशेषज्ञ न हो, लेकिन उन्होंने कम से कम 7 इंच की स्पिरिट रूट के साथ सफलता हासिल की थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ हुआ था, लेकिन वास्तव में जब वान बाओले ने अंदर घुसकर पर्यावरण को देखा तो उसकी आंखों के सामने ऐसा दृश्य था जहां जमीन पर खड़े लोग सदमे में थे, क्योंकि वे वान बाओले के आने के परिणामस्वरूप भावनाओं से ग्रसित थे। वान बाओले, ये वान बाओले है। अरे वह यहाँ क्यों है? वान बाओले की क्रूरता की बात पूरे स्पिरिट ब्रीथ विलेज में बहुत पहले ही फैल चुकी थी। चाहे किसी ने इसे अपनी आंखों से देखा हो या सिर्फ इसके बारे में सुना हो, उसे पता होगा कि इथरियल दाओ कॉलेज के वर्तमान समूह में झाओ यामिंग के अलावा वान बाओले सबसे शक्तिशाली थे। घृणा और प्रसिद्धि को आकर्षित करने के मामले में वान बाओले ने भी बाकी सभी को पीछे छोड़ दिया था और 4 प्रमुख दाओ कॉलेजों में शीर्ष व्यक्ति बन गए थे। दूसरों के चेहरों पर स्पष्ट भौहें और सदमे की तुलना में झाओ यामिंग और इथरियल दाओ कॉलेज के युवाओं ने वान बाओले को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। वान बाओले, सरणी संरचना के पास जाना असंभव है, इसलिए वस्तुओं को दूर ले जाना लगभग असंभव है। वहां पर लाश झाओ यामिंग के अपार प्रयास का परिणाम है और यही इथरियल दाओ कॉलेज की है। इथरियल दाओ कॉलेज के युवाओं ने तत्काल कहा। युवा के बिना बोले भी वान बाओले पूरी स्थिति को समझ गए। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने उस लंबे नीले भाले के प्रति अपने आघात को दबा लिया, क्योंकि वह लोगों के समूह की ओर भागा। अन्य दाओ कॉलेजों के छात्र अचंभित थे, उनकी आंखों में उनका आश्चर्य स्पष्ट था। यह विशेष रूप से वू फेन के लिए सच था, जिसने तुरंत एक दृढ़ स्वर में बात की। समय समाप्त हो रहा है, चलो ज्यादा मत सोचो, सभी आगे बढ़ो, यह उसी का होगा जो इसे छीनने में कामयाब होगा। जैसे ही उसने बात की, वू फेन की ग्लैबेला अलग हो गई और रक्त की हुई हवा में फैलने लगी।
सच्ची सांस के दायरे में कदम रखने के बाद उसके रक्त क्यूई में आत्मा क्यूई के संकेत थे और एक जादू की तरह ये झाओ यामिंग की ओर बढ़ गया। ली यी की आंखें भी चमक उठीं। तेजी से आगे बढ़ते हुए उसके पूरे शरीर से लपटें निकल रही थीं और उसका तरीका बेहद प्रभावशाली था। शेष लोग उन दोनों की तरह शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन वे अभी भी सच्ची सांस के विशेषज्ञ थे जिन्होंने 7 इंच के स्पिरिट रूट चरण में सफलता हासिल की थी। उन्होंने जो धार्मिक खजाने इस्तेमाल किए वे प्राचीन मार्शल आर्ट्स क्षेत्र में होने की तुलना में काफ़ी अधिक शक्तिशाली थे। एक साथ काम करते हुए वे सभी झाओ यामिंग और इथरियल दाओ कॉलेज के अन्य युवाओं की ओर बढ़े। जिस समय उन्होंने कार्रवाई की, व्हाइट डियर ब्रांच कॉलेज के काले चेहरे वाले युवक ने अचानक अपना सिर घुमाया और अपने हाथ में कंपास के साथ उसने धीमी आवाज में वांग बाओले की ओर इशारा करते हुए गुर्राया। शरीर सील। एक जोरदार धमाका हुआ और आसपास की स्पिरिट क्यूई सीधे वांग बाओले की ओर खींची जा रही थी, उसे दबा रही थी। उसी समय वांग बाओले द्वारा गिराए गए मोटे आदमी ने अचानक चिल्लाया, एक बड़ी तलवार को वापस लेते हुए वांग बाओले की ओर बढ़ा। सब कुछ एक साथ हुआ। वांग बाओले की उपस्थिति ने निश्चित रूप से स्थिति को और अधिक तीव्र बना दिया था। पहले 4 प्रमुख दाव कॉलेजों के मिलन के कारण लोगों की विशाल संख्या के साथ हर कोई अपने लिए लड़ता था। इसके अलावा ये जानते हुए कि झाओ यामिंग को जल्द ही गुफा से निकाल दिया जाएगा, किसी ने भी अपना पूरा प्रयास नहीं किया क्योंकि वे केवल उसे जबरन बाहर निकालना चाहते थे। अब जब वांग बाओले आ गए हैं तो इंतजार करना अब कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने तुरंत अपने तुरुप के पत्ते सक्रिय कर दिए, अपना सब कुछ दे दिया। एक जोरदार धमाके के साथ झाओ यामिंग के मुंह के कोनों से ताज़ा खून बह निकला। उसने सरणी गठन मुहरों को हटाने के लिए अपने हाथ की मुहरों का इस्तेमाल किया। जैसे ही उसने दूसरों को रोका, उसके बगल में इथरियल दाओ कॉलेज के युवक ने खून उगल दिया। वह जवाबी कार्रवाई करना चाहता था, लेकिन इस महत्वपूर्ण क्षण में उसके शरीर से चुंबकीय क्षेत्र प्रकट हुए। वह गुस्से से दहाड़ता हुआ लाश को दूर ले जाना चाहता था, लेकिन यह निश्चित रूप से मौजूद अन्य लोगों के साथ संभव नहीं था। तुरंत कई अनमोल खजाने हवा में उछाले गए, जिससे युवक को हार माननी पड़ी। अफसोस की बात है कि चुंबकीय क्षेत्र ने उसे हवा में उड़ा दिया और प्रतिरोध के कारण उसे बाहर की ओर खींच लिया। ये दृश्य देखकर अन्य लोगों की आंखों में चमक उभरी और वे एक बार फिर झाओ यामिंग की ओर बढ़े। झाओ यामिंग अपनी भावनाओं से जकड़ी हुई थी। वह पूरी तरह से कमज़ोर थी क्योंकि उसने लाश को निकालने के लिए बहुत प्रयास किया था। वह ऊर्जा के एक रत्ती के बिना रह गई थी और ये देखकर कि जिस लाश को निकालने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी उसे कैसे छीना जा रहा था, झाओ यामिंग क्रोधित हो गई। वह दूसरों को रोकना चाहती थी, लेकिन उसी क्षण उसके शरीर से एक चुंबकीय क्षेत्र निकला। क्या मैं केवल दूसरों की सेवा करने के लिए ही नियत हूँ? झाओ यामिंग ने हल्की सी आह भरी, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के कारण उसका शरीर हवा में ऊपर उठा हुआ था। हालांकि ठीक इसी समय प्रवेश द्वार के पास वांग बाओले ने दहाड़ लगाए। इसके साथ ही उसने बड़े कदम आगे बढ़ाए और ऐसे घुसे छोड़े जिससे तूफान पैदा हो गया, और काले चेहरे वाले युवक से सरणी गठन की सील को तोड़ने के बाद उसने अपना दाहिना हाथ लहराया। सिर्फ अपनी संख्या के कारण धमका रहे हो, है न? वांग बाओले ने कई कठपुतलियों को छोड़ते हुए कहा, जिन्होंने पूरे क्षेत्र को कवर किया और दूसरों की ओर बढ़े। उड़ती हुई तलवारें भी उभरी, जिससे वह मोटा आदमी पीछे की ओर चला गया और सीधे काले चेहरे वाले युवक के पास पहुंच गया, जिससे वह फिर से सरणी गठन को छोड़ने में असमर्थ हो गया। तेजी से वांग बाओले ने अपने दाहिने पैर से जमीन पर जोर से कदम रखा। जैसे ही उसका शरीर तीर की तरह आगे बढ़ा और जमीन हिंसक रूप से हिल गई, शॉकवेव हवा में भर गई, स्पिरिट क्यूई के साथ एकीकृत हो गई और सभी दिशाओं में भयंकर रूप से फैल गई। एक अदृश्य लहर बनी जो सीधे झाओ यामिंग के पास आ रहे लोगों पर उतरी, जिससे उन्हें अपने रास्ते में रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस पल का लाभ उठाते हुए जहां हर कोई जम गया था और जिस क्षण उन्होंने स्थिति के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त की, वांग बाओले ने दूसरों के सामने जोरदार तरीके से हवा में मुक्का मारा। उसके शरीर के भीतर आत्मा धागा उभरा और जैसे ही इसने भीतर से आत्मा क्यूई को नियंत्रित किया, भक्षण करने वाला बीज और दस्ताना एक ही समय में सक्रिय हो गए, जिससे बाहर से आत्मा क्यूई प्रभावित हुई। वांग बाओले द्वारा निष्पादित घटनाओं की यह जटिल श्रृंखला ने उसकी मूर्ति के उतरने पर एक आत्मा क्यूई तूफान का निर्माण किया। जैसे ही आत्मा क्यूई तूफान आगे बढ़ा, पूरे क्षेत्र में जोरदार धमाके हुए जो सभी दिशाओं में फैल गए। तुरंत हर कोई हिंसक रूप से कांपने लगा और पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया। उस पल वांग बाओले की कठपुतलियां बाहर निकलीं और नज़र में आने वाले सभी लोगों को कसकर गले लगा लिया। बिना किसी रुकावट के इन क्रियाओं की श्रृंखला को बड़े करीने से अंजाम दिया गया। ये प्रक्रिया बहते पानी की तरह सहज थी। सभी पेचीदगियों को अच्छी तरह से सोचा गया था और ये देखकर कि हर कोई अवरुद्ध था, वांग बाओले लाश के पास पहुंचे, जबकि ली और साथी चिंतित हो गए। वांग बाओले, सभी ने गुस्से से दहाड़ लगाए और अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन तब भी बहुत देर हो चुकी थी। वांग बाओले इतना तेज था कि वह 1 सेकंड में लाश के पास पहुंच गया।
उसने अपना पैर उठाया, लाश को हवा में उछालते हुए झाओ यामिंग की ओर फेंका, जिसे चुंबकीय बल द्वारा बाहर निकलने की ओर खींचा जा रहा था। झाओ यामिंग ने आश्चर्य से सुखद भाव प्रकट किया क्योंकि उसने वांग बाओले की आंखों में सीधे देखा। उसने अपनी हाथ की मुहरों को फिर से सक्रिय किया, अपनी उंगली से इशारा किया और बची हुई ऊर्जा को छोड़ दिया, जिससे लाश के चारों ओर एक सरणी गठन मुहर बन गई। इसे मजबूती से पकड़ने के बाद वह चुंबकीय क्षेत्र के बल के तहत बाहर निकलने की ओर उड़ गई और जल्द ही नजरों से ओझल हो गई। दूर से केवल एक चीख सुनाई दे रही थी, जो समय के साथ धीमी होती जा रही थी। ये देखकर कि लाश को झाओ यामिंग ले जा रहा था, वांग बाओले संतुष्ट हो गया। भले ही लाश को लेने वाला व्यक्ति झाओ यामिंग था, लेकिन वांग बाओले दाओ कॉलेज की समानता में विश्वास करता था। इसके अलावा झाओ यामिंग की ईमानदारी के साथ उसे यकीन था कि उसके प्रयासों को कम नहीं किया जाएगा। आखिरकार वांग बाओले जानता था कि अगर उसके महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के लिए नहीं, तो लाश को कोई और भी ले जा सकता था। अब जबकि उसने रुकने के लिए समय रहते एक महत्वपूर्ण काम किया था, वांग बाओले खुश था। जैसे ही उसने दूसरे लोगों को देखा, वह हैरान रह गया, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। वह उन सभी की आंखों में स्पष्ट क्रोध देख सकता था, और यह स्पष्ट था कि उनमें से कोई भी दोस्ताना व्यवहार नहीं करने वाला था। वांग बाओले ने अपना गला साफ किया और अपने सिर से बोला, मैं अभी जल्दी में आया हूं और सभी का अभिवादन करने का समय नहीं मिला। मुझे लगता है कि यहाँ हर कोई नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, इसलिए मुझे अपना परिचय देने दें। मैं वांग बाओले हूँ। बोलते हुए वह उस मोटे आदमी की मदद करने के लिए आगे बढ़ा, जिसकी ढाल उसने जमीन से उखाड़ दी थी। वह मोटा आदमी गुस्से से वांग बाओले को घूर रहा था और उसे दूर धकेल रहा था। हर कोई अपने कॉलेज के प्रति वफादार होता है। मैं इथरियल दाओ कॉलेज से हूँ, तो मैं उस स्थिति में मदद कैसे नहीं कर सकता। इसलिए आपका मुझे इतने गुस्से से देखना अनुचित है न? इसके अलावा मैंने आप सभी के खिलाफ अपने सबसे शक्तिशाली कौशल का इस्तेमाल नहीं किया, तो आप सभी इतने गुस्से में क्यों हैं? वांग बाओले ने बाकी लोगों को देखते हुए आह भरी। उस समय तक वे सभी कठपुतलियों से मुक्त हो चुके थे। आखिरकार कठपुतलियां प्राचीन मार्शल आर्ट के स्तर की थीं और सच्ची सांस के विशेषज्ञों के रूप में उन्हें दबाया जा सकता था, लेकिन लंबे समय तक नहीं। मुक्त होने के बाद वे बहुत उदास थे। ली ही, वू फेन और काले चेहरे वाले युवक विशेष रूप से गंभीर थे। वे वांग बाओले को अपना दुश्मन मान चुके थे। हर बार जब वे उससे लड़ते थे तो वे हार जाते थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और वांग बाओले से बदला लेने की तीव्र इच्छा को महसूस किया, जो अगर पूरी नहीं होती तो निश्चित रूप से नियंत्रण से बाहर हो जाती। वांग बाओले सतर्क था। ऊपर से उसने टूटी हुई कठपुतलियों को रखते हुए आह भरी। जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे इन कठपुतलियों को सुधारना होगा, अन्यथा भविष्य में इनका कोई उपयोग नहीं होगा। कठपुतलियों को इकट्ठा करने के बाद वांग बाओले को एहसास हुआ कि ली और अन्य अभी भी उसे गुस्से से देख रहे थे, और वह तुरंत उनकी ओर मुड़ा। सब लोग, अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं वास्तव में क्या करने में सक्षम हूं, तो हमला करें। हालांकि चलो बातचीत करते हैं। क्या आप सभी मुझे इतनी गौर से नहीं देख सकते? मुझे पता है कि मैं सुंदर हूं, लेकिन ये सब घूरना मुझे शर्मिंदा कर रहा है। वांग बाओले ने अपना सिर नीचे किया और शर्म से बोला। जिस क्षण उसने बात की, दूसरों के चेहरे के भाव भयानक हो गए। ली यी ने विशेष रूप से अपनी आंखें घुमाईं और अपने दांत पीसते हुए सोचा कि उसकी आंखों के सामने ये चिढ़ाने वाला मोटा आदमी कितना मोटा है। उसे मुक्का मारो, उसे बेहोश कर दो और उसे नंगा कर दो, ताकि जब वह यहाँ से बाहर निकले तो शर्मिंदगी का कारण बने। ली यी ने हवा में उछलते हुए कहा। प्राकृतिक अग्नि प्रकार की आत्मा शरीर के गुण के कारण भले ही उसने सच्ची सांस के क्षेत्र में उठने के बावजूद कोई मंत्र नहीं सीखा था, जिस क्षण उसने हमला किया उसके शरीर से लपटें निकलीं। भले ही यह आग के समुद्र में नहीं फैली, लेकिन इसने उसे घेर लिया। जिस क्षण उसने हमला किया, उसके शरीर के बीच से एक आग का गोला सीधे वांग बाओले की ओर उड़ गया। ये प्रभावशाली था क्योंकि हवा में भी आग लग गई थी। गर्मी की लहर वांग बाओले के चेहरे की ओर तेजी से घूमी। उसका तरीका प्रभावशाली था। जैसे ही ली बाहर कूदी, काले चेहरे वाले युवक की आंखें चमक उठीं। ये सही है, यह एक व्यवहार्य विचार है। उसे लगा कि यह एक अच्छा विचार है और उसने अपने हाथों को कंपास पर दबाया। तुरंत उसके शरीर से एक आध्यात्मिक शक्ति फूट पड़ी और सभी दिशाओं में फैल गई, सरणी गठन मोहरों की परतें बनाते हुए, स्वर्ग और पृथ्वी को ढकते हुए। इसने वांग बाओले को निशाना बनाया। वू फेन को लगा कि ली का स्वभाव बहुत घमंडी और क्रूर था, लेकिन चूंकि वह अभी भी ली के विचार से सहमत था, इसलिए उसने तुरंत 4 गोलियां वापस ले लीं। वास्तव में गोलियां उसका मजबूत पक्ष थीं। रक्त की हुई तकनीक जो उसने पहले प्रदर्शित की थी, वह गोलियों को निगलने का परिणाम थी। अब वांग बाओले से बदला लेने की उसकी इच्छा इतनी प्रबल थी कि उसने बिना 2 बार सोचे सभी 4 गोलियां निगल लीं। तुरंत वह चिल्लाया और उसकी त्वचा लाल हो गई। उसके माथे पर 4 भयावह दरारें दिखाई दी और भयावह आभा फूट पड़ी, जो सीधे वांग बाओले पर हमला कर रही थी। बाकी सभी ने अपना तुरुप का पत्ता फेंक दिया।
भले ही उनमें से कुछ अपने शरीर पर दिखाई देने वाले चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकलने वाले थे, फिर भी उन्होंने काम किया। ये स्पष्ट था कि वांग बाओले के प्रति उनका गुस्सा अवर्णनीय था और उसे शर्मिंदा करने के लिए उसे नंगा करने की उनकी इच्छा बहुत प्रबल थी। शातिर ली ही, तुम निर्दयी हो। वांग बाओले ने गहरी सांस ली। परिणाम इतने गंभीर थे कि उसने अपनी हिफाजत कम करने की हिम्मत नहीं की। उसके शरीर में भक्षण करने वाला बीज सक्रिय हो गया, जिससे पूरे क्षेत्र को कवर करने वाला एक मजबूत चूषण बल बन गया, जिसने मंत्र, धार्मिक खजाने और यहाँ तक कि उनके भौतिक शरीर को भी बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित किया। जैसे ही उनका लक्ष्य बदला गया, सभी के चेहरे के भाव भी बदल गए। जैसे ही उनके शरीर चूषण बल के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, वांग बाओले की आत्मा के धागे घुमावदार होने लगे, जिससे आगे बढ़ने के साथ उसकी गति बढ़ गई। वह सामान्य ट्रू ब्रीथ विशेषज्ञों की तुलना में काफी तेज था। सीधे ली के आग के गोले से बचता हुआ और काले चेहरे वाले युवक के ठीक सामने आया, अपने दस्ताने वाले दाहिने हाथ से उसे मुक्का मारता हुआ। गिर जाओ, वांग बाओले ने धीमी आवाज में गुर्राहट की। एक धमाका हुआ और भले ही सरनी संरचनाओं में माहिर काले चेहरे वाला युवक ट्रू ब्रीथ क्षेत्र में पहुंच गया था, फिर भी वह वांग बाओले के मुक्के से बच नहीं पाया, जो उसके पेट पर लगा। वांग बाओले बहुत ताकतवर था और काले चेहरे वाले युवक को ऐसा लगा जैसे उसे तेज गति वाली ट्रेन ने टक्कर मार दी हो। बेहोश होते ही उसके मुंह से ताज़ा खून बहने लगा, उसका शरीर एक तरफ फेंक दिया गया। उतरने से पहले ही वांग बाओले ने अपना हाथ हिलाया और 3 कठपुतलियां जो दाओ ज्ञानोदय संकाय के छात्रों की तरह दिख रही थीं, आगे बढ़ीं और युवक को कसकर पकड़ लिया। उसके बाद वांग बाओले ने मुड़कर अपनी ओर उड़ रहे सभी असंख्य खजानों को किनारे कर दिया। वू फेन के ठीक सामने रुक गया और उसके प्रतिक्रिया करने से पहले ही उस पर मुक्का मार दिया। तुम भी गिर गए। चाहे वू फेन ने कितनी भी मेहनत की हो और चाहे उसने कितने भी असंख्य खजानों को वापस पा लिया हो, सब कुछ व्यर्थ था। वांग बाओले का अपने दस्ताने से मुक्का इतना सहज रूप से शक्तिशाली था कि उसने तुरंत सब कुछ नष्ट कर दिया, सीधे वू फेन के पेट पर जा गिरा। वू फेन ने ताज़ा खून उगल दिया और जैसे ही वह बेहोश हुआ, उसे कई कठपुतलियों ने जकड़ लिया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि आसपास के लोग भयभीत भाव से प्रतिक्रिया कर रहे थे। वांग बाओले के पास पहुंचते ही ली की आंखों में क्रूरता की झलक दिखाई दी। अपने हाथों की मुहरों को सक्रिय करते हुए और जोर से चिल्लाते हुए उसके पूरे शरीर में आग भड़क उठी। एक आग का मुंह बन गया जो वांग बाओले को निगलने की कोशिश कर रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? अपना सिर घुमाते ही वांग बाओले के हाथों में एक तेज मेगाफोन दिखाई दिया। उसने मेगाफोन में जोर से चिल्लाया, अपनी पहले से ही बहरी दहाड़ को और भी तेज कर दिया, जिससे यह और भी भयंकर हो गया क्योंकि इसने एक तूफान का रूप ले लिया जो सीधे मानव आग के गोले की ओर बढ़ गया। तुरंत आग का गोला मुड़ गया और भयंकर ध्वनि तरंग से फट गया, जिससे ली प्रकट हुई, जो ध्वनि तरंग द्वारा हमला किए जाने के बाद पीछे हटते हुए चिल्लाए। प्रसन्नतापूर्वक वांग बाओले तेजी से आगे बढ़ा। बिना किसी दया के उसने ली को बेहोश कर दिया और उसे कई कठपुतलियों से ढक दिया, फिर अपना सिर घुमाया और दूसरों को देखने के लिए क्षण भर के लिए रुका, जो डर से जकड़े हुए थे। तुम में से बाकी लोग क्या करने की योजना बना रहे हैं? वांग बाओले, तुम बहुत क्रूर हो। जब वह मोटा आदमी गुस्से से घूरते हुए बोला तो बाकी लोग तुरंत कई कदम पीछे हट गए। ठीक है, तुम कठपुतलियों से उन्हें निष्क्रिय करके क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हालांकि उसने अभी अभी अपना वाक्य पूरा किया था कि वू फेन, जो बेहोश हो गया था, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा हवा में उठा लिया गया। चूंकि वह बेहोश था, इसलिए वह इसका विरोध करने में असमर्थ था और बाहर निकलने की ओर उड़ गया। 3 कठपुतलियां जो विचारोत्तेजक मुद्रा में थीं, ने उसे बहुत कसकर पकड़ लिया और वू फेन के साथ बाहर निकल गईं। इस दृश्य ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। वांग बाओले ने सूखी खांसी निकाली और ये देखने के बाद कि काले चेहरे वाले युवक के शरीर के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उभर रहा था, उसने अपनी शर्ट का एक कोना फाड़ा और उस पर कुछ लिखा और फिर उसे वापस युवक पर ठूंस दिया। उसके बाद वांग बाओले ने अपना सिर घुमाया और शेष लोगों की ओर स्पष्ट रूप से मुस्कुराते हुए, अब आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है ना? जो कुछ हुआ था उसे देखकर उस मोटे आदमी सहित सभी लोग गहरी सांस लेते हुए अचंभित रह गए। वांग बाओले की योजना बिल्कुल ली की योजना जैसी ही थी और बेहद अपमानजनक थी। एक बार जब वे बेहोश हो गए तो उन्हें कठपुतलियों द्वारा विचारोत्तेजक मुद्रा में ढकने के बाद बाहर निकाल दिया गया। 4 प्रमुख दाव कॉलेजों के बाहर हर कोई देखेगा कि वे कितने पीटे हुए लग रहे थे और यह उनके नाम पर एक अमिट दाग भी बन सकता था। आखिरकार वहां मौजूद हर कोई अपने अपने दाव कॉलेज में एक प्रसिद्ध व्यक्ति था और उनकी छवि उनके लिए महत्वपूर्ण थी। इसलिए वे सभी तेजी से तितर बितर हो गए और उस जगह को छोड़ने की योजना बना रहे थे। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दुर्भाग्य से ये वांग बाओले ही थे जो उनसे दुश्मनी रखते थे। पहले वांग बाओले अच्छा बनना चाहते थे, लेकिन वे लोग न केवल उन्हें बेहोश करना चाहते थे बल्कि उन्हें नंगा भी करना चाहते थे। उनका लक्ष्य उनके दुबले पतले शरीर को लोगों के सामने दिखाना था और यह कुछ ऐसा था जिसे वांग बाओले अनदेखा नहीं कर सकते थे, ऐसा कुछ जिसे वे होने नहीं दे सकते थे।
वांग बाओले जितना इस बारे में सोचते वे उतने ही क्रोधित होते। इसलिए वे जल्दी से मुड़े और बाहर भागे, और एक पल बाद जब चीखें सुनाई देने लगी तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण भागने में सफल रहे 2 लोगों को छोड़कर सभी को वांग बाओले ने बेहोश कर दिया। चूंकि बेहोश हुए लोगों को कठपुतलियों द्वारा ले जाया जाना था, इसलिए वांग बाओले ने पहले उन्हें रस्सियों से बांध दिया। इतना सब होने के बाद वांग बाओले ने अपनी शर्ट पर हाथ थपथपाया और कठपुतलियों द्वारा कसकर गले लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र के कारण उड़ते हुए सभी व्यक्तियों को प्रसन्नतापूर्वक देखा। मैं इतना दयालु व्यक्ति हूं कि उन्हें बेहोश होते देखने के बाद अपनी कठपुतलियों का उपयोग करके उन्हें बाहर निकाल रहा हूं। वांग बाओले का मूड अच्छा था। उन्होंने उन सभी वस्तुओं को इकट्ठा किया जो दूसरों ने टुकड़े के पहाड़ के भीतर पाई थीं और उन्हें अपनी बाल्टी में रख लिया। वहां इतनी सारी वस्तुएं थीं कि उन्हें संग्रहित करना मुश्किल था, लेकिन वांग बाओले को अपनी शेष कठपुतलियों को सक्रिय करने और उनमें से प्रत्येक को वस्तुओं को बांधने का विचार आया। इससे वह संतुष्ट हो गया। यह अजीब है, मुझे बाहर क्यों नहीं निकाला जा रहा है। वांग बाओले ने अपनी साधना को महसूस किया और महसूस किया कि निष्कासन की भावना विकसित नहीं हुई थी। उसने इस बारे में सोचा और वेदी की ओर देखा। क्या मुझे वहां जाकर देखना चाहिए? वांग बाओले ने वेदी पर लंबे नीले भाले को देखा और उसकी आंखों में आग जल उठी। तार्किक रूप से उसने खुद को याद दिलाया कि वह एक खतरनाक जगह पर था, एक ऐसी जगह जहां उसकी साधना पर्याप्त नहीं होगी, लेकिन वह अभी भी अपनी किस्मत पर भरोसा कर रहा था। इसलिए वह आगे बढ़ा, सरनी गठन नहर के पास रुक गया। वांग बाओले ने उसके बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उसने 5 फुट चौड़ी नहर को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया और प्रत्याशा में अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाते हुए वहीं खड़ा रहा। उसके शरीर के भीतर का भक्षण बीज फूट पड़ा और अपनी चूषण शक्ति को व्यूह रचना के भीतर वेदी पर रखे नीले भाले की ओर फैलाते हुए उसे आकर्षित करने का प्रयास करने लगा। चूषण बल के कारण सरनी संरचना के भीतर कई चट्टानें हवा में ऊपर उठ गईं। यहाँ तक कि वेदी पर प्रतीक भी कई बार चमके, लेकिन शीर्ष पर नीला भाला और उसके चारों ओर तैरती हुई 4 लाशें मजबूती से अपनी जगह पर टिकी रहीं। ये देखकर कि यह काम कर रहा था लेकिन लंबे नीले भाले को प्रभावित करने में असमर्थ था, वांग बाओले को थोड़ा गुस्सा आया। उसने अपनी आंखें चौड़ी की और एक तेज गर्जना के साथ उसके शरीर के भीतर भक्षण करने वाला बीज पूरी तरह से फूट पड़ा। चूषण बल की ताकत में तेजी से वृद्धि हुई, साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। तुरंत ऐसा लगा जैसे सरनी संरचना में एक तूफान आया हो। जैसे जैसे और भी मलबा उसकी ओर खींचता जा रहा था, वेदी के शीर्ष पर ध्यान कर रही 4 लाशें प्रभावित होती दिख रही थीं क्योंकि वे वांग बाओले की ओर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रही थीं। एकमात्र समस्या ये थी, अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद वांग बाओले का चेहरा लाल हो गया था, फिर भी लंबा नीला भाला बिना हिले डुले तैर रहा था। लानत है, वांग बाओले घबरा गया। वह नहर के ऊपर से भाले को करीब से सोखने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसने खुद को बलपूर्वक रोक लिया। कठपुतली को वापस लाने और उसे नियंत्रित करने से पहले उसने अपने सामने नहर को देखा और फिर उसे सरनी संरचना की परिधि की ओर आगे बढ़ाया। कठपुतली हवा में उछलकर सरनी संरचना नहर में जाने ही वाली थी। हालांकि ठीक उसी समय सरनी संरचना नहर से एक चमकदार चमक निकली। भयावह रूप से यह एक जोरदार धमाके के साथ सीधे कठपुतली पर आ गिरी। कठपुतली तुरंत नष्ट हो गई, पतली हवा में बिखर गई। इसने वांग बाओले की रीढ़ में ठंडक पैदा कर दी और उसने गहरी सांस ली। कितना खतरनाक! वांग बाओले का दिल जोर से धड़क रहा था। एक पल बाद उसकी आंखें चमक उठी क्योंकि उसने सोचा कि अगर उसने हार मान ली तो ये कितना बड़ा नुकसान होगा। इसलिए उसने इसके बारे में सोचा और आसपास के माहौल को देखा। ये पुष्टि करने के बाद कि क्षेत्र में उसके अलावा कोई नहीं था, वह पैरों को क्रॉस करके बैठ गया और इंतजार करने लगा। समय बीतता गया और 5 मिनट के बाद आखिरकार वांग बाओले के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र दिखाई दिए। जैसे ही बल एक दूसरे के खिलाफ खींचे, वांग बाओले ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अपना रहस्यमय मुखौटा वापस ले लिया। मैं जोखिम उठाऊंगा। मुखौटा दिखाई देने के क्षण में कोहरे ने पूरे क्षेत्र को ढक लिया और तेज गड़गड़ाहट की आवाज़ों के साथ ऐसा लगा जैसे अशांत लहरें धरती को हिला रही हों। जब मुखौटा वापस लिया गया तो आसपास का कोहरा तुरंत अशांत हो गया। कभी कभी ये लुढ़क जाता था और कभी कभी ये पीछे हट जाता था, जैसे कि इसके भीतर कोई क्रूर प्राणी रहता हो, संघर्ष कर रहा हो और चिल्ला रहा हो। बहरा करने वाली आवाज़ सभी दिशाओं में फैल गई, जिससे ज़मीन जोर से हिलने लगी। जैसे ही ज़मीन हिली, सरनी निर्माण नहर में दरारें भी दिखाई देने लगीं। मलबा गिरने लगा जैसे कि पूरी ज़मीन ढहने वाली हो। इतना बड़ा बदलाव! वांग बाओले शारीरिक रूप से और अपनी सांसों में काफ़ी अस्थिर खड़े थे और वे जल्दी से पीछे हट गए क्योंकि उनका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मुखौटा उतारने का उनका उद्देश्य ये देखना था कि क्या वे क्षेत्र में कुछ बदलाव ला सकते हैं और अपने लिए अवसर पैदा कर सकते हैं। अपनी आंखों के सामने होने वाले बदलावों को देखकर वांग बाओले को थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन जब उन्होंने लंबे नीले भाले के बारे में सोचा तो उनकी आंखों में फिर से जुनून भर गया और वे और भी दृढ़ हो गए।
धन केवल परीक्षणों के माध्यम से प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर यह बहुत खतरनाक हो जाता है तो मैं इसका विरोध करना बंद कर दूंगा और बचने के लिए चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करूंगा। ऐसे विचारों को मन में रखते हुए वान बाओले ने तुरंत अपनी बची हुई 40 कठपुतलियों को छोड़ दिया, उन्हें नहर की ओर बढ़ने के लिए नियंत्रित किया। इस बार सरनी गठन नहर के भीतर से चकाचौंध करने वाली चमक अभी भी उभरी, लेकिन आसपास के कोहरे की अशांति लगातार आ रही थी। जमीन के कंपन के कारण चमक थोड़ी बदल गई और भले ही 40 कठपुतलियों में से अधिकांश नष्ट हो गई थी, उनमें से 2 सफलतापूर्वक प्रकाश की स्क्रीन को पार कर सरनी गठन के भीतर उतर गईं। जैसे ही वे व्यूह रचना के भीतर पहुंचे, वान बाओले तेजी से बाहर निकल आया, उसकी गति आत्मा के धागे से बढ़ गई। सुरक्षित जमीन पर दोनों कठपुतलियों के पीछे पीछे चलते हुए वह भी व्यूह रचना में घुस गया और उसके भीतर प्रकट हो गया। जब वह उतरा तो वान बाओले की हृदय गति काफी बढ़ गई और वह बहुत उत्तेजित हो गया। मैं अंदर हूँ। वान बाओले बहुत खुश था और अपने से थोड़ी दूर पर सीढ़ीनुमा वेदी को देखकर उसकी आंखों में आग सी जल उठी। उसके शरीर के भीतर भक्षण करने वाला बीज एक बार फिर फूट पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप फिर से चूषण बल का उदय हुआ। इस बार चारों लाशों द्वारा तय की गई दूरी स्पष्ट रूप से बढ़ गई, लेकिन लंबा नीला भाला अभी भी अपनी जगह पर था। वान बाओले ने भौहें सिकुड़ी और दूरी का कुछ अनुमान लगाने के बाद उसने फिर से अभिनय करने के लिए तैयार होते हुए अपने दांत पीस लिए। फिर उसने अपने बगल में मौजूद 2 कठपुतलियों को नियंत्रित किया, उनका परीक्षण विषयों के रूप में उपयोग किया। ये पुष्टि करने के बाद कि यह सुरक्षित है, वह पीछे पीछे गया और जल्द ही 2 कठपुतलियों के साथ वेदी के पास पहुंच गया। ये देखते हुए कि वेदी की सीढ़ियों पर कई प्रतीक और शिलालेख चमक रहे थे, वान बाओले ने अब उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। ऐसा खास तौर पर तब हुआ जब उसने जिस कठपुतली को नियंत्रित किया था वह वेदी की चमक से तुरंत नष्ट हो गई, जैसे ही उसने उसे नियंत्रित करके उस पर छलांग लगाई। इससे वान बाओले घबरा गया। मैं आगे नहीं बढ़ सकता। खामोशी में वान बाओले ने अपनी आखिरी कठपुतली को हवा में छलांग लगाने के लिए नियंत्रित किया। बिना पलक झपकाए उसने देखा कि 50 फीट की ऊंचाई पर कूदने पर भी वह इसी तरह नष्ट हो गई थी। वान बाओले का चेहरा भयानक था। उसने महसूस किया कि उसके शरीर पर चुंबकीय बल और खींचने वाला बल मजबूत हो रहा था। वह जानता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। उसने वेदी के ऊपर लंबे नीले भाले को देखने के लिए अपना सिर उठाया और अपनी आंखें सिकुड़कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद अपने शरीर में बची हुई ऊर्जा का उपयोग करते हुए वान बाओले ने जमीन पर जोर से कदम रखते हुए दहाड़ लगाए। उसका शरीर तुरंत हवा में उछल गया और अपनी शक्ति को नियंत्रित करते हुए उसने तुरंत एक उड़ती हुई तलवार निकाली और उसे अपने पैरों के नीचे 50 फीट की ऊंचाई पर रख दिया। प्राचीन मार्शल आर्ट क्षेत्र के लोगों के लिए हवा में खड़े रहना संभव नहीं था। हालांकि एक सच्चे श्वास साधक के लिए धार्मिक कलाकृतियों की सहायता से थोड़े समय के लिए यह संभव था। अभी वान बाओले बस यही कर रहा था। उसने उड़ती हुई तलवार पर कदम रखा और जिस क्षण वह रुका, उसके शरीर के भीतर भक्षण करने वाला बीज पूरी तरह से फूट पड़ा और सीधे लंबे नीले भाले को चूस लिया। मेरे पास आओ। एक जोरदार धमाके के साथ मजबूत चूषण बल के कारण चारों लाशें वान बाओले की ओर खींची चली गईं। हालांकि भले ही लंबा नीला भाला भी थोड़ा हिल रहा था, लेकिन यह वान बाओले की ओर नहीं चूसा गया। इसके बजाय यह मुड़ने लगा और पारदर्शी होते ही इसके आत्मविनाश के संकेत दिखाई देने लगे। क्या हो रहा है? वान बाओले हैरान रह गया। बहुत जल्दी उसकी आंखों के सामने लंबा भाला तेजी से पारदर्शी होता गया। अंत में जैसे कि इसे मोड़ दिया गया हो, यह बिजली की गति से गायब हो गया। ऐसा लग रहा था मानो लंबा नीला भाला कोई काल्पनिक छवि हो। वान बाओले के चूषण बल के कारण वह अस्थिर हो गया और बिखर गया। क्या यह असली नहीं है? वान बाओले ने अपनी आंखें मली और सब कुछ ध्यान से देखने के बाद वह अवाक रह गया। धिक्कार है, मैंने इतनी मेहनत की और यह नकली निकला। यहाँ नकली भाला रखना धोखा है और तुम्हें इसका बदला मिलेगा। वान बाओले ने गुस्से में शाप दिया और उसका शरीर नीचे उतर गया। हालांकि जैसे ही वह जमीन पर पहुंचा, एक नीला मनका जहां लंबा भाला गायब हो गया था, सीधे वान बाओले की ओर उड़ गया। वान बाओले की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसे पकड़ने के बाद पास आ रहे मनके के प्रभाव ने एक प्रभावशाली बल बनाया जिसने वान बाओले को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसी समय उसके शरीर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी मजबूत हो गया, जिसने उसके शरीर को तेजी से पीछे की ओर खींच लिया। मैं मनका भी स्वीकार करूंगा। वान बाओले को बहुत आश्चर्य हुआ और ये देखकर कि चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उसे कैसे पीछे की ओर खींचा जा रहा था, उसने तुरंत अपना भक्षण करने वाला बीज छोड़ दिया, जिससे चारों लाशें उसके साथ पीछे की ओर खींच गईं। वापसी अच्छी रही। वान बाओले उत्साहित था और उसका शरीर सरनी निर्माण नहर के ऊपर के स्थान में खींचा गया। वह घबराया हुआ था, लेकिन वह इससे बाहर निकलने में कामयाब रहा। ये सुनिश्चित नहीं था कि यह मनके की वजह से था या लाशों की वजह से जो उसे बचा रही थीं। वान बाओले ने राहत की सांस ली और अपने भक्षण करने वाले बीज का उपयोग करके फिर से चूषण बल को छोड़ दिया, जिससे बाल्टी और उसके सभी खजाने उसकी ओर खींच गए।
हालांकि ठीक इसी समय एक विसंगति हुई। क्षेत्र में शुरू में जो बवंडर आया था उसके साथ कोहरा भी था जो जंगली जानवर की तरह लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वान बावले ने मन का हटा लिया था। जिसके बाद हवा में और भी तेज धमाका हुआ, जैसे अंतहीन दबी हुई गड़गड़ाहट की परिणति तुरंत ही फूट पड़ी हो। कोहरा तेजी से पीछे की ओर मुड़ गया, जैसे कि किसी सील को तोड़कर बलपूर्वक विलीन हो रहा हो, जिससे अंडाकार आकार के क्षेत्र के बाहर खाली जगह दिखाई दे रही थी। एक नज़र में पूरा बड़ा क्षेत्र देखा जा सकता था क्योंकि कोहरा अब उसे अस्पष्ट नहीं कर रहा था। ये है वान बावले, जिसका शरीर चुंबकीय बल द्वारा खींचा जा रहा था, ने अचानक कंधे उचका दिए। उसका शरीर कांप रहा था और उसका दिमाग तेज लहरों की तरह हिंसक गतिविधि से गुलजार था। उसने देखा कि अंडाकार आकार के क्षेत्र के ऊपर असीम जगह में एक विशाल खोपड़ी पड़ी थी। उसके चेहरे की विशेषताएं नहीं देखी जा सकती थीं, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह एक काले रंग के मुखौटे से ढकी हुई थी। अंडाकार आकार का क्षेत्र भी हवा में तैरता हुआ लग रहा था, क्योंकि उसके नीचे शून्य का एक अंधेरा क्षेत्र था और शून्य के भीतर एक विशालकाय शरीर था। ये शरीर जब खोपड़ी से जुड़ा तो एक विशाल मूर्ति बन गई और यह स्पष्ट हो गया कि अंडाकार आकार का क्षेत्र मूर्ति की हथेली थी। मूर्ति द्वारा पहने गए मुखौटे की उपस्थिति वान बावले के लिए कोई नई बात नहीं थी। ये बिल्कुल उस शानदार महिला की तरह थी जिसे उसने भ्रमपूर्ण दृश्य में देखा था जब वह पहले 5 चोटियों पर था। इस दृश्य ने वान बावले में भावनाओं की लहरें पैदा कर दीं। उसने अपनी आंखों के सामने पूरी तस्वीर को जोड़ना शुरू किया और महसूस किया कि यह एक शानदार महिला की मूर्ति थी जो अपने उठे हुए दाहिने हाथ की हथेली में वेदी के ऊपर तैरते हुए लंबे नीले भाले को देख रही थी। वान बावले का दिल उसकी छाती के खिलाफ हिंसक रूप से धड़क रहा था। शुक्र है कि मुखौटा वापस लेने से पहले वह मानसिक रूप से तैयार था और यह पहली बार नहीं था कि उसने महिला को देखा था। हालांकि इस सटीक क्षण में वान बावले की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। जैसे ही चुंबकीय बल द्वारा उनके शरीर को पीछे की ओर खींचा गया, मूर्ति के पीछे खाली जगह से अचानक एक रोता हुआ चेहरा उभर आया। वह चेहरा 100 फीट से ज्यादा चौड़ा था और उसके सभी छिद्रों से खून बह रहा था। उसकी आंखों में एक बैंगनी चमक दिखाई दे रही थी और यह पहचानना असंभव था कि वह पुरुष है या महिला। एक भयानक ठंड और एक भयावह कंपन उससे दृढ़ता से फैल गया और वान बावले को लगा जैसे उसे अचानक ठंडे रसातल में फेंक दिया गया हो। यह क्या है? जैसे ही वान बावले ने चौंक कर कहा, मूर्ति के पीछे खाली जगह में पलक झपकते ही दर्जनों समान चेहरे दिखाई दिए। वे सभी एक जैसे दिख रहे थे, लेकिन सभी के हाव भाव अलग अलग थे। कुछ दुख से भरे हुए थे, कुछ रो रहे थे, कुछ व्यंगपूर्वक हंस रहे थे और कुछ गुस्से में थे। हालांकि ये स्थिर रहा कि उन सभी के हर छिद्र से खून बह रहा था और उन सभी की आंखों में एक भयावह बैंगनी चमक थी। कोई यह भी देख सकता था कि उनके पीछे ऐसे और भी चेहरे तेजी से दिखाई दे रहे थे और एक झटके में पूरा काला खालीपन अनगिनत समान चेहरों से भर गया। सभी चेहरे चीखने के लिए अपना मुंह खोलने लगे। वे मूर्ति के बीच से गुजरते हुए वान बावले की ओर भागते हुए लग रहे थे। पूरे दृश्य ने वान बावले को ऐसा महसूस कराया जैसे उसका सिर फटने वाला था और जैसे जैसे उसका दिमाग अंतहीन रूप से गूंजता रहा, उसने पहले से कहीं अधिक चाहा कि चुंबकीय शक्ति उसे तुरंत खींच ले। हालांकि जिस क्षण वे मूर्ति के बीच से गुजरने वाले थे, प्रतीत होता है कि बेजान मूर्ति की आंखों में एक चमक दिखाई दी और एक महिला की स्पष्ट कोमल आवाज अंतरिक्ष के भीतर गूंज उठी। दबाओ। जैसे ही आवाज बाहर की ओर फैली, मूर्ति का पूरा शरीर सुनहरे रंग से चमक उठा और उसमें से सुनहरी बिजली की चमक उड़ी। चमक ने तुरंत एक बड़ा जाल बना दिया, जिसने मूर्ति के माध्यम से आगे बढ़ रहे सभी खौफनाक चेहरों को सीधे ढक लिया। पलक झपकते ही एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद मुखौटे करुण चीखें निकालने लगे। उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन यह व्यर्थ था। वे बिजली के जाल से बाहर निकलने में असमर्थ थे। जाल के जोरदार धक्के के कारण वे तुरंत पीछे हट गए और अंततः वे फिर से शून्य में विलीन हो गए। उस दृश्य ने वान बावले के दिल में उथल पुथल मचा दी। अभी उसका शरीर पीछे की ओर बाहर की ओर खींचा जा रहा था और उसकी नज़र मूर्ति पर थी, जो अपनी मूल स्थिति में लौट आई थी। वह शांत नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उन चेहरों की बैंगनी चमक उसे पहले हुए अप्रत्याशित हमले की याद दिला रही थी। उन चेहरों से निकलने वाली भावना बिल्कुल वैसी ही थी जैसी बैंगनी चमक से होती है। क्या वे हो सकते हैं? वान बावले डर गया और उसे अचानक याद आया कि 5 चोटियों में उसके अनुभव के दौरान आसमान में भी चेहरे दिखाई दिए थे। इसके अलावा दिखने में तब के चेहरे उन चेहरों के समान थे जिन्हें उसने अभी देखा था। आखिर क्या हो रहा है? ऐसा क्यों है कि नीला मन का हटाने के तुरंत बाद चेहरे दिखाई दिए? क्या ऐसा हो सकता है कि मन का उन्हें दबाने वाली कोई वस्तु थी? उस विचार के साथ वान बावले को तुरंत यह आभास हुआ कि लंबे नीले भाले के चारों ओर 5 शरीर वास्तव में मनके की रक्षा कर रहे थे। अगर मैं नीला मन का हटा दूं तो क्या कोई आपदा आ जाएगी? वान बावले अचानक घबरा गया और जैसे ही उसने मूर्ति पर एक और नज़र डालने की कोशिश की, उसका शरीर बाहर की ओर, रास्ते में और तेजी से बाहर की ओर खींच गया।
दूर से वांग बाओले एक छोटे पहाड़ की तरह दिखाई दिया, जिसके हाथ में एक बड़ी बाल्टी थी। कठपुतलियां बाल्टी के किनारे लटकी हुई थीं, जिनमें से प्रत्येक के हाथ में वस्तुओं के बैग थे। उसी समय बड़ी बाल्टी के साथ 4 लाशें घसीटी जा रही थीं। वांग बाओले ने संघर्ष किया, और जब वह अचानक उन 4 लाशों को देखने के लिए मुड़ा जिन्हें उसने बाल्टी पर फेंक दिया था, तो उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। पहले दूरी के कारण वांग बाओले ने लाशों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। इसके अलावा उसका सारा ध्यान लंबे नीले भाले पर था, इसलिए उसने लाशों को करीब से नहीं देखा था। अभी जब उसने चारों लाशों को करीब से देखा तो उसे एहसास हुआ कि उनके शरीर पर शिलालेख मौजूद थे। उनके ग्लैबेला पर बैंगनी निशान भी दिखाई दे रहे थे। वे निशान अलग अलग भावों वाले चेहरों के संचय लग रहे थे जो काफी सिकुड़ गए थे। वे उन चेहरों के समान दिख रहे थे जिन्हें पहले मूर्ति से सील द्वारा दबा दिया गया था। इस खोज ने वांग बाओले के दिल में तुरंत डर पैदा कर दिया और उसके पिछले सिद्धांत को भी तोड़ दिया। वे नीले मनके की रक्षा नहीं कर रहे थे बल्कि उसे दबा रहे थे। वांग बाओले थोड़ा हैरान था, लेकिन उसे अभी भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। आखिरकार उसकी आंखें चमक उठीं और उसके दिमाग में एक साहसिक अनुमान आया। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने गलत व्याख्या की हो? क्या ऐसा हो सकता है कि चाहे वह लाशें हो या लंबा नीला भाला, वे वास्तव में ऐसी वस्तुएं थीं जिनका उपयोग चेहरों ने मूर्ति को दबाने के लिए किया था? इसलिए जब मैंने नीला मनका हटा लिया तो रहस्यमय कोहरा छट गया, मूर्ति प्रकट हो गई, चेहरे उसे वापस पाने की कोशिश में पागल हो गए, अंततः मूर्ति को दबाने के लिए पुनर्जीवित कर दिया। सुरागों की कमी के कारण वांग बाओले के लिए स्पष्ट निर्णय लेना मुश्किल था। हालांकि उसे यकीन था कि जो शव उसने बाहर निकाले थे वे निश्चित रूप से उस बैंगनी चमक से संबंधित थे जो पहले उसे निगलना चाहती थी। मुझे ये पता लगाना है, बैंगनी चमक मुझे क्यों निगलना चाहती थी? क्या ये 9 इंच की आत्मा जड़ के कारण हो सकता है? पहले आवाज ने कहा था कि एक चरमपंथी पाया गया है। क्या ये हो सकता है कि 9 इंच की आत्मा जड़ चरमपंथी थी? हालांकि जागने के बाद मेरे भीतर आत्मा मेरिडियन 90 या 100% से भी अधिक हो गए। वांग बाओले ने सोचा, क्योंकि उसका शरीर टुकड़े पहाड़ से बाहर के रास्ते पर खींचा जा रहा था। घटनाओं की श्रृंखला ने उसे एहसास कराया कि पूरी जगह कितनी रहस्यमय और अप्रत्याशित थी, खासकर जब उसने समझा कि वह जिस स्थान पर पहले था वह पूरे टुकड़े पहाड़ की तुलना में केवल परिधि माना जाता था। वह इसके मूल से बहुत दूर था। आखिरकार उसकी साधना और गति समय की कमी के साथ मिलकर उसके लिए मूल तक पहुंचना असंभव बना दिया। परिधि भी इतनी रहस्यमय है। इस खंडित पर्वत की गहराई में और क्या छिपा हो सकता है? वांग बाओले ने गहरी सांस ली। जैसे ही उसका शरीर दूर खींचा गया उसने खंडित पर्वत को देखा जो लगातार दूर होता जा रहा था, और उसके दिल में सम्मान की लहर उमड़ पड़ी। खंडित पर्वत से बाहर निकलते समय उसे सम्मान देते हुए 4 प्रमुख दाव कॉलेजों के छात्र लगातार अंदर बाहर आते जाते रहे। जब उन्होंने वांग बाओले की अतिशयोक्तिपूर्ण उपलब्धियों को देखा तो उनके प्रति उनका सम्मान और भी बढ़ गया, सदमे की हद तक। लाशें, हे भगवान, मैंने अभी क्या देखा? प्राचीन वस्त्र पहने लाशें, और उनमें से एक से ज्यादा हैं। ये बहुत ज्यादा है। इतनी बड़ी बाल्टी और उस पर कई कठपुतलियां लटकी हुई दूसरी चीजें लेकर। तुरंत ही हंगामा मच गया जो आसपास के इलाके में गूंज उठा। किसी ने भी यह नहीं देखा कि एक सिर जिसकी आंखें भयंकर रूप से खुली हुई थीं चुपचाप टुकड़े के पहाड़ की परिधि में प्रकट हुआ था। ये सड़क के दोराहे से आया भयावह आकार था। उसने उस दिशा में देखा जहां वांग बाओले जा रहा था। धीरे धीरे उसका क्रूर भाव निराशा में बदल गया और यह संदिग्ध प्रतीत हो रहा था। बहुत समय बीतने के बाद ही वह एक बार फिर पीछे हटा। वांग बाओले स्पिरिट ब्रीथ विलेज में बड़ी बाल्टी लेकर जा रहा था। उसकी पहाड़ी जैसी आकृति आसमान में तेजी से आगे बढ़ रही थी। शायद यह उसके व्यापक लाभ के कारण था कि उसका शरीर काफी भारी लग रहा था, यहाँ तक कि उसे खींचने वाला चुंबकीय क्षेत्र भी दूसरों की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत लग रहा था। इस बिंदु तक वांग बाओले पहले से ही भावनाओं के उस तूफान से उबर चुका था जो उसने टुकड़े के पहाड़ में होने पर महसूस किया था। अपने लाभों के बारे में सोचते हुए वांग बाओले की दबी हुई भावनाएं तुरंत विशेष रूप से उत्साहित हो गईं। मैंने इसे हासिल कर लिया। अपनी बाल्टी, आसपास की कठपुतलियों और लाशों को देखते हुए वांग बाओले की आंखों में उत्साह की झलक उभरी। जब मैं बाहर निकलूंगा तो मैं निश्चित रूप से सभी को आश्चर्यचकित कर दूंगा और उन्हें बता दूंगा कि वांग बाओले कितने प्रभावशाली हैं। ये सोचकर वांग बाओले जोर से हंसने लगे। हालांकि वास्तव में स्पिरिट ब्रीथ विलेज के बाहर 4 प्रमुख दाव कॉलेजों के लोग, साथ ही साथ उनके साथ आए साधक पहले से ही चौंक चुके थे। यह विशेष रूप से 4 कुलपतियों के लिए था। उन्होंने पहले ही एक दूसरे के साथ शर्त लगा ली थी और जैसे जैसे समय बीतता गया अतीत के समय के संदर्भ में उन्होंने छात्रों के लौटने के समय का अनुमान लगाया, और जैसे जैसे समय नजदीक आता गया वे प्रवेश द्वार पर सावधानीपूर्वक ध्यान देते हुए अधिक सतर्क होते गए। आखिरकार स्पिरिट ब्रीथ विलेज के भीतर खंडित पर्वत से चमक के कारण जो संकेत दे रहा था कि कोई बदलाव हो सकता है, वे थोड़े घबराए हुए थे।
हालांकि अपने अपने दाव कॉलेजों का ध्यान आकर्षित करने और सुदृढ़ीकरण के आगमन के बाद उनकी घबराहट थोड़ी कम हो गई थी। जल्द ही संबंधित दाव कॉलेजों के छात्रों का पहला बैच, जिन्होंने सफलता प्राप्त की थी और सच्ची सांस प्राप्त की थी, चुंबकीय बलों से घिरे हुए प्रवेश द्वार से बाहर निकाल दिए गए। उनमें से अधिकांश ने 5 इंच के चरण से नीचे होने पर सफलता प्राप्त की थी, और भले ही उन्हें कुछ लाभ हुआ हो, लेकिन वे प्रभावशाली नहीं थे। इसके बावजूद वे सच्चे श्वास साधक थे। उनके उभरने के बाद उनके संबंधित दाव कॉलेजों के लोग तुरंत उनकी चोटों की जांच करने के लिए आगे आए। उनके लाभों को दर्ज करते हुए उन्होंने अपनी बधाई और प्रोत्साहन भी दिया। उसी समय खंड पर्वत में परिवर्तन और उसके बाद होने वाले परिवर्तनों के बारे में विभिन्न दाव कॉलेजों के अभिजात वर्ग के साथ साथ कुलपतियों को पहले उभरे लोगों से कुछ समाचार पता चला, और वे सभी राहत की सांस लेते हुए जानते थे कि पर्वत के भीतर कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। इसके अलावा उन्होंने आत्मविश्वास गांव के भीतर क्या हुआ था इसके बारे में अधिक विवरण दिया। झाओ यामिंग के लिए के साथ 8 इंच के चरण तक पहुंचने की खबर ने 4 प्रमुख दाव कॉलेजों के कुलपतियों को उत्साहित कर दिया, क्योंकि वे अपने दाव कॉलेजों के लोगों की संख्या का अनुमान लगाने लगे थे जिन्होंने 8 इंच की आत्मा जड़ें प्राप्त की थीं। केवल समस्या ये थी कि इन लोगों को स्थिति की पूरी समझ नहीं थी, जिससे उन्होंने जो जानकारी दी वह अधूरी थी। हालांकि उन सभी ने वांग बाओले का जिक्र किया, जिसके परिणामस्वरूप 4 प्रमुख दाव कॉलेजों के कुलपतियों के साथ साथ आम जनता के दिलों में भी आश्चर्य और हैरानी की लहर दौड़ गई। कुलपति वांग बाओले ने हद कर दी है। उसने हजारों आत्मा जड़ों को अपनी छवि में बदलने के लिए कुछ चाल चली। क्या आप सभी ने नहीं देखा? शुरू में वांग बाओले की आकृतियां हर जगह थीं। वह बस एक बदकिस्मत है। उसने जो भी आत्मा जड़ देखी वह उसमें बदल गई। अगर वह न होता तो मैं निश्चित रूप से 7 इंच तक पहुंच जाता। हजारों आत्मा जड़ों द्वारा पीछा किए जाने पर उस आदमी ने पूरे रहस्यवादी क्षेत्र को अराजकता में बदल दिया। छात्रों के पहले बैच के शब्दों में क्रोध और आक्रोश ने तुरंत बाहर सभी को अचंभित कर दिया। बहुत जल्दी 3 अन्य दाव कॉलेजों के कुलपतियों ने बूढ़े चिकित्सक की ओर देखा। यह उसकी गलती नहीं है कि उसे आत्मा जड़ों के साथ किस्मत में होना पड़ा, बूढ़े चिकित्सक ने कहा और अपनी मुट्ठी से अपना मुंह ढक लिया और अपना गला साफ किया। हालांकि वह वास्तव में इस खबर से हिल गया था। उसने उम्मीद की थी कि वांग बाओले परेशानी खड़ी करेगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इस हद तक परेशानी खड़ी कर सकता है। ये सुनकर 3 अन्य दाव कॉलेज के कुलपति चुप रहे। भले ही यह घटना अजीब लग रही थी, लेकिन वांग बाओले उनके दाव कॉलेज के छात्र नहीं थे और उनके लिए ज्यादा कुछ कहना अनुचित था। धीरे धीरे छात्रों का दूसरा, तीसरा और उसके बाद का समूह सामने आया। उनके पास जो वस्तुएं थीं उनकी संख्या बढ़ती गई, और जब ये स्पष्ट हो गया कि उन वस्तुओं में गोलियां और जीवित पौधे भी थे तो आश्चर्य से चीखें उठीं। गोलियां! हे भगवान, उसने वास्तव में वहां से एक पौधा लिया है और यह एक फल भी दे रहा है। ये देखकर कि कैसे हंगामा खड़ा हो गया था, व्हाइट डियर दाव कॉलेज के कुलपति ने तीनों अन्य दाव कॉलेजों के कुलपतियों की ओर देखते हुए दिल खोलकर हंसा, जिनके चेहरे के भाव भयानक थे। ये कैसे हुआ? व्हाइट डियर दाव कॉलेज का मेरा छात्र बुरा नहीं है न? बूढ़ा चिकित्सक बड़बड़ाया और कुछ नहीं बोला। 2 अन्य दाव कॉलेजों के कुलपति गंभीर हो गए। उन्होंने गर्वित व्हाइट डियर दाव कॉलेज के कुलपति की ओर न देखने का विकल्प चुना। हालांकि उनके दिमाग विचारों से भरे हुए थे, क्योंकि गोलियां और पौधे अत्यंत दुर्लभ थे, विशेष रूप से पौधे। हालांकि उनके दांव का ध्यान इस बात पर नहीं था कि उनके संबंधित दाव कॉलेजों के छात्र कितने संसाधन इकट्ठा करने में कामयाब रहे। वास्तव में रहस्यवादी क्षेत्र के उद्घाटन पर मुख्य ध्यान यही था। इसने 4 प्रमुख दाव कॉलेजों द्वारा गठित गठबंधन में संसाधनों के वितरण का फैसला किया। हालांकि व्हाइट डियर ब्रांच कॉलेज और होली रिवर दाव कॉलेज के कुलपतियों के दिलों में जल्द ही शांति लौट आई। हालांकि लौटने वाले छात्रों के बाद के बैचों के लाभ में पौधे मौजूद नहीं थे, फिर भी गोलियां थीं और उन्होंने उन वस्तुओं की संख्या पर भी विजय प्राप्त की जो उनके चेहरों पर मुस्कान लौटाने में मदद करती थीं। बूढ़ा चिकित्सक ही उदास था, क्योंकि इथरियल दाव कॉलेज के छात्रों द्वारा लाई गई वस्तुएं काफ़ी कम थीं। ज़ुओ इफान द्वारा वापस लाए गए कलश ने बूढ़े चिकित्सक को केवल कुछ समय के लिए शांत किया। वह अभी भी इस बात से परेशान था कि उसके अपने छात्र कैसे कम प्रदर्शन कर रहे थे। ये देखकर ज़ुओ इफान ने लाशों के बारे में वह खबर निगल ली जो वह शुरू में बताना चाहता था। उसे नहीं पता था कि आखिरकार लाश पर किसका कब्जा हो गया, और उसने इस बारे में एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। बूढ़े लू, परेशान मत हो। जो छात्र यहाँ के छात्रों से कहीं ज्यादा काबिल हैं वे अभी वापस नहीं आए हैं, इसलिए आपको खुद पर ज्यादा भरोसा होना चाहिए, व्हाइट डियर दाव कॉलेज के चांसलर ने हंसते हुए कहा और बूढ़े चिकित्सक के कंधे पर थपथपाया, जबकि 2 अन्य चांसलर भी व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने लगे। तीनों व्यक्तियों से सांत्वना के शब्द सुनकर बूढ़ा चिकित्सक बड़बड़ाया। वह क्रोधित था, लेकिन असहाय भी था। हालांकि कुछ ही देर बाद असहायता की भावना गायब हो गई। झाओ यामिंग की वापसी ने सभी को अवर्णनीय सदमे में डाल दिया। एक लाश! हे भगवान, वास्तव में एक लाश है। 2 अन्य दाव कॉलेजों के कुलपतियों ने 3 अन्य दाव कॉलेजों के कुलपतियों की ओर देखा। वह बस एक बदकिस्मत है। झाओ यामिंग की वापसी ने सभी को अवर्णनीय सदमे में डाल दिया। एक लाश! हे भगवान, वास्तव में एक लाश है।
एक जोरदार हंगामा हुआ। न केवल 4 प्रमुख दाव कॉलेजों के कुलपति अचंभित थे, बल्कि उनके पीछे प्रतिष्ठा और पदवी वाले 4 उच्च रैंक वाले उच्च प्रशिक्षित लोग भी आश्चर्यचकित थे। वे सभी एक नज़र डालने के लिए आगे बढ़े। वास्तव में लोगों ने अतीत में लाशें खोजी थीं, लेकिन उनमें से अधिकांश गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त थीं, जिससे ऐसा पूरा शव पौधे से भी दुर्लभ हो गया। अपने उत्साह में बूढ़े चिकित्सक ने 3 अन्य दाव कॉलेजों के कुलपतियों की ओर देखा, जिनके चेहरे पर एक भयानक भाव था, और बोलना शुरू किया। कैसा है? इथरियल दाव कॉलेज के छात्र बुरे नहीं हैं, है न? एक अकेली लाश व्हाइट डियर दाव कॉलेज के सभी लाभों को मात दे सकती है। हालांकि निराश न हो, क्योंकि अधिक सक्षम छात्र अभी तक वापस नहीं आए हैं। आश्वस्त और आशावान बने रहें। जब वह बोल रहा था तो बूढ़े चिकित्सक ने झाओ यामिंग को स्वीकृतिपूर्वक देखा और उसकी प्रशंसा की। उसकी चोटों को देखते हुए उसने तुरंत चिंता के साथ कुछ गोलियां निकालीं। चांसलर, मैं झुओ युफान और चेन मिंग्यू की मदद की बदौलत इस लाश को वापस लाने में सक्षम थी। हालांकि सबसे बढ़कर वांग बाओले के बिना मैं लाश को बाहर नहीं ला पाती, झाओ यामिंग ने गोलियां प्राप्त करते हुए कहा। वांग बाओले। ये दूसरी बार था जब चांसलर ने वांग बाओले का नाम सुना था। वे आश्चर्यचकित थे और व्हाइट डियर दाव कॉलेज के चांसलर के धीमे से बड़बड़ाने पर और अधिक सतर्क हो गए। बूढ़े लू, व्हाइट डियर दाव कॉलेज के अधिकांश सक्षम छात्र अभी तक नहीं उभरे हैं। मुझे विश्वास है कि वे जल्द ही वापस आ जाएंगे और वे मुझे निराश नहीं करेंगे। ये सही है बूढ़े लू, चिंतित मत हो। बूढ़े लू, तुम। लाश को ईर्ष्या से देखते हुए तीनों चांसलर एक के बाद एक बोलते रहे। इससे पहले कि वे अपना वाक्य पूरा कर पाते, अचानक स्पिरिट ब्रीथ विलेज के प्रवेश द्वार से आश्चर्य की आवाज़ें उभरीं। एक के बाद एक कई आकृतियां लौटीं। कुछ अभी भी जाग रहे थे, लेकिन उनमें से कुछ बेहोश थे। अगर वे केवल बेहोश हो गए होते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई ये थी कि वह 3 कठपुतलियों से घिरा हुआ था। अगर वे सामान्य रूप से कठपुतलियों से घिरे होते तो यह कोई मुद्दा नहीं होता। हालांकि तीनों कठपुतलियों की स्थिति बेहद विचारोत्तेजक थी और उनके हाव भाव अतिशयोक्तिपूर्ण रूप से विचित्र थे, क्योंकि वे परेशान करने वाली आवाज़ें निकाल रहे थे। उनकी कराह उनकी स्थिति के साथ मिलकर तुरंत सभी को चौंका दिया, जैसे कि उनकी आंखों के सामने एक पूरी नई दुनिया खुल गई हो। ये वू फेन है। हे भगवान, ये होली रिवर दाव कॉलेज से वू फेन है। एक उभरता हुआ सितारा, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने 8 इंच की आत्मा जड़ प्राप्त कर ली है। आखिर उसे क्या हो गया? झुओ युफान ने अपनी आंखें चौड़ी करके देखा। झुओ युफान और चेन मिंग्यू, जो बाद में वापस आ गए थे, दोनों ने सदमे में गहरी सांस ली। यहाँ तक कि झाओ यामिंग, जो हमेशा शांत रहती थी, भी अचंभित रह गई। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे की आंखों में जटिल भावनाएं और संदेह देखे। 4 प्रमुख दाव कॉलेजों के कुलपति जब ये दृश्य देख रहे थे तो सभी अचंभित रह गए, विशेष रूप से होली रिवर दाव कॉलेज के कुलपति, जिनकी आंखें उनकी आंखों से बाहर निकल रही थीं। इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते और लोग बाहर निकल आए, उनके भीतर कोई ऐसा व्यक्ति था जो बेहोश था, और उसके पास पहुंचने से पहले ही उनके कानों में परेशान करने वाली आवाज़ें पहुंची, जिससे सभी लोग शब्दों से परे आश्चर्यचकित हो गए। जैसे ही वे देखने के लिए मुड़े, उन्होंने देखा कि बेहोश काले चेहरे वाले युवक को कठपुतलियों ने घेर लिया है। ये बहुत ज़्यादा है। क्या उन्हें लूटा गया था? अगर उन्हें लूटा गया तो कोई बात नहीं, लेकिन लुटेरे ने उनके साथ ऐसा क्यों किया? होली रिवर दाव कॉलेज और व्हाइट डियर ब्रांच कॉलेज के कुलपति क्रोधित हो गए। वे कठपुतलियों को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन संपर्क होते ही कठपुतलियों ने तुरंत संकेत दिए कि वे फटने वाली हैं, और इसने तुरंत दोनों को 2 बार सोचने पर मजबूर कर दिया। बूढ़े चिकित्सक ने उदासीन रहने की बहुत कोशिश की। वह चुप रहा, जबकि उसके बगल में व्हाइट डियर दाव कॉलेज के कुलपति ने अपनी जीभ चटकाना शुरू कर दिया। हाँ, ऐसा करने वाला व्यक्ति काफ़ी रचनात्मक लगता है। कठपुतलियों की कारीगरी खराब नहीं है। उसने अभी अपना वाक्य पूरा ही किया था कि फिर से परेशान करने वाली आवाज़ें सुनाई दीं। बेहोश ली ही फिर सबके सामने आ गई। व्हाइट डियर दाव कॉलेज के चांसलर अवाक रह गए। स्वाभाविक रूप से उन्होंने ली ही को पहचान लिया, क्योंकि वह व्हाइट डियर दाव कॉलेज के छात्रों के नए बैच की सबसे बेहतरीन छात्रा थी। उन्होंने कड़ी निगाह से देखा और गुर्राए, कौन? ये किसने किया? जब तीनों ने दहाड़ लगाई तो उन्होंने काले चेहरे वाले युवक के शरीर पर कुछ देखा। कुलपति, यहाँ एक नोट है। लगभग उसी समय जब छिपे हुए शब्दों को खोजने वाले व्यक्ति ने अपना मुंह खोला, व्हाइट डियर ब्रांच कॉलेज के चांसलर ने नोट देखा, जिसे उन्होंने पहले अपने गुस्से में अनदेखा कर दिया था। उन्होंने नोट उठाया और इसे देखने के बाद उनके माथे पर नीली नसें उभर आईं। उन्होंने झाओ यामिंग की ओर देखा और नोट को बूढ़े चिकित्सक की ओर फेंकने से पहले उसे कड़ी निगाह से देखा, पहले से कहीं ज्यादा क्रोधित। चांसलर लू, आपको मुझे एक स्पष्टीकरण देना होगा। नोट को पढ़ने के बाद बूढ़े चिकित्सक ने उस पर लिखे शब्दों पर जोर से हंसा। झाओ यामिंग, कृपया चांसलर से कहें कि वे मेरे लिए कठपुतलियों को सुरक्षित रूप से पकड़ें। उन्हें जबरदस्ती न खींचें, क्योंकि वे फट जाएंगी।
उन शब्दों के पीछे शिलालेखों की कई पंक्तियां भी थीं। शिलालेखों में कठपुतलियों को छोड़ने की विधि का वर्णन किया गया था। जब तक कोई ऐसा व्यक्ति न हो जो धार्मिक आयुध संकाय से शिलालेखों को खोलना जानता हो, इसे कम समय में खोलना असंभव था। व्हाइट डियर ब्रांच कॉलेज के चांसलर हालांकि अपने प्रशिक्षण में अपेक्षाकृत दुर्जेय थे, लेकिन बूढ़े चिकित्सक की तुलना में शिलालेखों में उतने पारंगत नहीं थे। जैसे ही उन्होंने गुस्से से बूढ़े चिकित्सक को देखा, बूढ़े चिकित्सक ने सूखी खांसी निकाली। सब लोग शांत हो जाओ, उसने अभी अपनी बात पूरी की ही थी कि दूर स्थित स्पिरिट ब्रीथ विलेज के प्रवेश द्वार से परेशान करने वाली आवाज़ों की एक और लहर उभरी। हर कोई उलझन में था क्योंकि कठपुतलियों से घिरा हुआ व्हाइट डियर दाओ कॉलेज का एक छात्र लोगों के सामने आया था। तुरंत व्हाइट डियर दाओ कॉलेज के चांसलर के चेहरे पर और भी ज्यादा भाव आ गए। इथरियल दाओ कॉलेज के बारे में उन्हें जो जानकारी मिली थी और झाओ यामिंग ने जो शब्द पहले कहे थे, उससे उन्हें और बाकी दो चांसलर को पता था कि ये काम किसने किए हैं। बूढ़े चिकित्सक को सिरदर्द हो रहा था। कठपुतलियों की संलिप्तता को देखते हुए उसे यह जानने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी कि वांग बाओले इसके लिए जिम्मेदार है। ये घटना, अगर मैं समझाऊं, बूढ़े चिकित्सक ने फिर से अपना गला साफ किया, अनभिज्ञता का दिखावा करना चाहा, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एक बार फिर दूर से परेशान करने वाली आवाजें फैलने लगीं। तीनों चांसलर की आंखों में गुस्सा और भी बढ़ गया। बूढ़े चिकित्सक ने ध्यान न देने का नाटक किया और जल्दी से बोला, वास्तव में यहाँ कोई गलतफहमी हो सकती है। ओह, हम। उसकी बात पूरी होने से पहले ही फिर से परेशान करने वाली आवाजें सुनाई देने लगीं। इस बार 3 आकृतियां एक साथ लौटीं। इस दृश्य ने तीनों चांसलर को इतना क्रोधित कर दिया कि वे लगभग फटने ही वाले थे। बूढ़े चिकित्सक ने अपने माथे पर थपकी दी और आह भरी, मुझे उसे बचाने दो और मैं बाद में समझाऊंगा। बोलते हुए वह ली यी की ओर बढ़ा। अपना दाहिना हाथ उठाकर उसने ली यी को कठपुतलियों की बैसाखियों से मुक्त किया। हालांकि वह शोर को बंद नहीं कर सका और वह कठपुतलियों को बलपूर्वक नष्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कठपुतलियों को परेशान करने वाले कराहते हुए छोड़ दिया। इसके बाद उसने वू फेन और अन्य लोगों को मुक्त कर दिया। विभिन्न दाओ कॉलेजों के छात्रों की मदद से वे जल्दी से होश में आ गए। दर्शकों द्वारा उन पर फेंकी गई असहज निगाहों को देखने, बेहोश होने से पहले जो कुछ हुआ था उसे याद करने और कठपुतलियों द्वारा की गई परेशान करने वाली आवाज़ों को सुनने के बाद वे चौंक गए और अपने चेहरे को ढांकते हुए चिल्लाने लगे, वांग बाओले, हम दोनों के बीच ये सब खत्म नहीं हुआ है। कुलपति, वांग बाओले ने ये किया। कुलपति, कृपया मुझे न्याय दिलाए। इसमें शामिल लोगों ने तुरंत चिल्लाया। काले चेहरे वाले युवक वू फेन और अन्य लोग गुस्से में दहाड़ने लगे। उनके मुंह से वांग बाओले के लिए लगातार गालियां निकल रही थीं। हालांकि 3 अन्य दाओ कॉलेजों के आसपास के छात्रों को अपने मन में अपेक्षाकृत यकीन था कि अपराधी वांग बाओले ही था, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इस घटना का अनुभव नहीं किया था। जिन लोगों ने इसे अनुभव किया था उनमें से भी कोई भी इस डर से इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था कि वांग बाओले इसका बदला ले लेंगे। आखिरकार वांग बाओले के तरीकों को अधिकांश लोगों के लिए क्रूर माना जाता था। हालांकि अभी चूंकि किसी ने बात की थी, इसलिए चर्चाएं शुरू हो गईं। चांसलर, वांग बाओले बहुत ही नीच हैं। उन्होंने हमें नहाते हुए देखा। चांसलर, वांग बाओले ने मेरी 5 इंच की स्पिरिट रूट छीन ली। ये कुछ ऐसा था जो मुझे पूरे दिल से लड़ने के बाद मिला था। हालांकि वांग बाओले किनारे छिप गए, न केवल इसे छीन लिया बल्कि मुझे घायल भी कर दिया। चांसलर, मैं वांग बाओले की रिपोर्ट करना चाहता हूं। उन्होंने झुओ यिक्सियन को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे वह 7 इंच की स्पिरिट रूट में फंस गया। चांसलर, शिकायतें चट्टानों से टकराने वाली लहरों की तरह उभरी, बिना रुके जोर से टूटती रहीं। वे बहुत ज्यादा और भारी होती गईं और अंत में अन्य 3 दाओ कॉलेज के आसपास के छात्र, चाहे वे वांग बाओले से पहले मिले हों या नहीं, सभी उसे गुस्से से डांट रहे थे, दोष उस पर मढ़ रहे थे, एक भयावह दृश्य बना रहे थे। इस दृश्य ने 4 प्रमुख दाओ कॉलेजों के चांसलरों को चौंका दिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वांग बाओले लोगों में इतनी नफरत भर देगा। वांग बाओले ने हजारों आत्मा जड़ों को बहकाया, जिसमें कई ऐसे लोग शामिल थे जो दूसरे लोगों के साथ किस्मत में थे। उन आत्मा जड़ों में विश्वासघात और परिवर्तन अनजाने में अपार घृणा में बदल गए। यह इस तथ्य से और भी जटिल हो गया कि वे आत्मा जड़ें वांग बाओले का पता लगाने में असमर्थ थीं और पूरे क्षेत्र में फैलना शुरू हो गईं, जिससे पूरा परिदृश्य उनकी आकृतियों से भर गया। यह उन उदास छात्रों के लिए एक अनुस्मारक बन गया, जिससे वे निराश हो गए, फिर भी लगातार याद दिलाते रहे। बेशक समूह में कई ऐसे भी थे जिन्होंने पहले कभी वांग बाओले से बातचीत नहीं की थी। हालांकि ईर्ष्या और हंगामे में भाग लेने की इच्छा के कारण वे सभी टिप्पणी करने लगे। ये गतिविधि के साथ अराजक होता जा रहा था, जिसमें कई छात्र टिप्पणियों का आदान प्रदान कर रहे थे और अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। इथरियल दाओ कॉलेज के तीनों ने एक दूसरे को देखा और फिर बिना कुछ कहे बूढ़े चिकित्सक को देखा। इससे बूढ़े चिकित्सक पर दबाव पड़ा। वह अंदर ही अंदर फूट फूट कर हंस रहा था।
उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था कि वांग बाओले लोगों को इतना परेशान करता है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जब उसे भीड़ में रखा जाएगा तो वह इतनी नाराजगी पैदा करेगा। जैसे जैसे उसका सिर दर्द बढ़ता गया और चर्चाओं की आवाज़ें और भी तेज होती गईं, प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहे 4 प्रमुख दाव महाविद्यालयों के साधकों ने जोर से चीख मारी। एक उड़ती हुई वस्तु आ रही है। चुप हो जाओ, एक रहस्यमयी वस्तु आ रही है। ये बड़ी दिखती है और यह कोई छात्र नहीं लगता। स्पिरिट ब्रीथ विलेज के प्रवेश द्वार से चिल्लाहट ने तुरंत 4 प्रमुख दाव महाविद्यालयों के कुलपतियों का ध्यान आकर्षित किया। इससे पहले बहुत ज्यादा धूमधाम नहीं होती, लेकिन चूंकि स्पिरिट ब्रीथ विलेज में पहले भी चमक और बदलाव हुए थे, इसलिए वे विशेष रूप से सतर्क थे और उन्होंने अपना सिर आसमान की ओर घुमाया। आसपास के छात्रों ने भी अपनी चर्चाएं रोक दी और उसी दिशा में घबराहट से देखने लगे। जैसे ही उन्होंने अपना ध्यान उस पर लगाया, उन्होंने तुरंत देखा कि स्पिरिट ब्रीथ विलेज के प्रवेश द्वार पर 20 फीट ऊंची, 30 फीट चौड़ी वस्तु उनकी ओर उड़ रही थी। चुंबकीय शक्तियों ने उस वस्तु को घेर लिया। ये चमक रहा था जिससे इसे स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल हो गया था। इसकी गति तेज थी और जैसे जैसे ये क्षेत्र के करीब आता गया, ये धीरे धीरे स्पष्ट होता गया। यह क्या है? यह एक बहुत बड़ी बाल्टी जैसा लगता है। ये सही नहीं हो सकता। यह एक बाल्टी नहीं है, लगता है कि इसके चारों ओर लोग घूम रहे हैं। बाल्टी में बहुत सारी सामग्री है। हे भगवान, मुझे लगता है कि मैंने इसमें एक कीमियागर कड़ाही देखी है। भीड़ से चौंकने वाली आवाज़ें उठीं। जैसे ही वस्तु पास आए, बूढ़े चिकित्सक ने बाल्टी से काफ़ी हद तक ढकी हुई एक आकृति देखी। जब ये पता चला कि यह एक गोल आकृति थी, तो उसने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर घबराहट और सदमे का भाव था। उसके बगल में बैठे 3 अन्य चांसलर भी करीब से देखने के बाद आकृति को पहचान गए। सहज रूप से वे फटकारना शुरू करना चाहते थे, लेकिन वे उन लाभों से अचंभित थे जो उनकी कल्पना से कहीं अधिक थे। जल्द ही तेज तर्रार छात्रों ने भी उस गोल शरीर को देखा। उन्होंने अपनी आंखें रगड़ी और फिर से देखा, फिर चिल्लाना चाहा, लेकिन ऐसा करने में असमर्थ रहे। यही है, ये वांग बाओले है। जिस क्षण उन्होंने बात की, वांग बाओले की धीमी गड़गड़ाहट बड़ी बाल्टी के पीछे से आती हुई सुनाई दी। जो आगे हैं, रास्ता बनाओ। मुझे मत रोको, मुझे नहीं पता कि इसे कैसे रोका जाए। ये खतरनाक है। जैसे ही उसकी आवाज़ फैली, प्लाजा में 4 प्रमुख दाव कॉलेजों के छात्रों ने वांग बाओले को स्पष्ट रूप से देखा। सहज रूप से वे फैल गए, एक रास्ता बनाते हुए, जैसे उनके दिमाग में गतिविधि गूंज रही थी। जिस क्षण वे फैले, चुंबकीय बल से घिरे वांग बाओले ने लगातार बढ़ती गति से आगे बढ़ना शुरू किया। एक जोरदार धमाके के साथ वह स्पिरिट ब्रीथ विलेज के प्रवेश द्वार से गुजरा, जिससे ध्वनि का धमाका हुआ और वह तुरंत प्लाजा में प्रकट हुआ। चुंबकीय शक्ति समाप्त हो गई, लेकिन जड़ता के कारण जब वांग बाओले जमीन पर उतरे तो उन्होंने वजन और अत्यधिक गति के कारण पृथ्वी को कई बार हिलाया। उन्होंने बड़ी बाल्टी को गले लगाया और रुकने से पहले सैकड़ों फीट नीचे गिरे। फिर उन्होंने बड़ी बाल्टी को जमीन पर रख दिया, जिससे जोरदार धमाका हुआ। उसके बाद वांग बाओले ने हौंफते हुए अपना सिर घुमाया। अपना पसीना पोंछते हुए उन्होंने भीड़ की ओर देखा। तुरंत देखा कि उनके आसपास के लोग, चाहे वे छात्र हों, साथ में आए सैकड़ों साधक हों, 4 प्रमुख दाव कॉलेज के कुलपति हों, या फिर उसके बाद आने वाले संबंधित दाव कॉलेजों के कुलीन और पुराने शक्तिशाली लोग हों, सभी उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देखा हो। लोगों के चेहरों पर आश्चर्य देखकर वांग बाओले बेहद खुश हुए। उसने अपना गला साफ किया, कुछ विनम्र शब्द कहना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, एक ऐसा शोरगुल और गतिविधि अचानक शुरू हो गई जो आकाश और पृथ्वी को हिला देने में सक्षम प्रतीत हो रही थी, और वांग बाओले तुरंत उसमें डूब गया। वांग बाओले, एक कीमिया की कड़ाही। ये निश्चित रूप से एक कीमिया की कड़ाही है। ये वांग बाओले वास्तव में एक कीमिया की कड़ाही लाने में कामयाब रहा। कठपुतलियां भी कीमिया की कड़ाही के चारों ओर लटकी हुई हैं। कीमिया की कड़ाही के बारे में क्या बड़ी बात है? इसका कोई ढक्कन नहीं है और इसके अंदर ढेर सारी सामग्री है। मैंने कुछ टूटे हुए धार्मिक आयुध के टुकड़े भी देखे। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। जब भीड़ सदमे में थी तो वांग बाओले ने अपने आसपास की आवाज़ों को सुनने के लिए अपने कान उठाए। वह अवर्णनीय रूप से प्रसन्न था और अपने दस्ताने वाले दाहिने हाथ से अपनी उंगलियां चटकाने से पहले अपने गले को जोर से साफ करने से खुद को रोक नहीं पाया। तुरंत बाल्टी पर लटकी हुई सभी कठपुतलियों ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। एक जोरदार फुफकार के साथ वे अनगिनत वस्तुएं जो वे ले जा रहे थे, जमीन पर गिर गईं। उनमें गोलियां, टुकड़े, टूटी हुई जेड पर्चियां, साथ ही कुछ ऐसी वस्तुएं भी थीं जिन्हें वांग बाओले पहचान नहीं पाए। वे बहुत ज्यादा थे और पूरे फर्श पर बिखरे हुए थे। भीड़ ने कुछ पल के लिए अपनी सांसें रोक लीं, लेकिन बहुत जल्दी भावनाएं एक बार फिर से बढ़ गईं। हे भगवान! वह कठपुतलियों ने जो वस्तुएं निकाली थीं, वहां एक पत्ता है। क्या ये कोई पौधा हो सकता है? यहाँ प्राचीन स्पिरिट स्टोन भी हैं। उन पत्थरों को देखो, ये सही है, वे प्राचीन स्पिरिट स्टोन हैं। जल्दी करो, उस टूटी हुई चट्टान के टुकड़े को देखो।
उस पर रून हैं। क्या वे अरे रून हो सकते हैं? भीड़ की टिप्पणियां उतनी ही तेज और अस्त व्यस्त थी जितनी की टूटती हुई लहरें। वांग बाओले ने गर्व से अपनी छाती फुला ली, लेकिन फिर भी उसे लगा कि उसने पर्याप्त मजबूत बयान नहीं दिया है। इसलिए उसने अपना पैर उठाया और बड़ी बाल्टी पर जोर से लात मारी, जिससे वह पलट गई। तुरंत और भी वस्तुएं बाहर गिरीं, जिससे उसमें से 4 लाशें दिखाई देने लगीं। चारों लाशें पहले बड़ी बाल्टी के ऊपर रखी हुई थीं, लेकिन यात्रा के दौरान गिरने के डर से वांग बाओले ने उन्हें नीचे रख दिया था। अभी जब चारों लाशें नीचे गिरी तो एक जोरदार शोरगुल हुआ। लाशें, उनमें से 4, मैं गलत नहीं हूं, है ना? ये वांग बाओले, उसने 4 लाशें निकालीं। शोरगुल से धरती हिल गई, चारों तरफ गूंज उठी। 4 प्रमुख दाव कॉलेजों के वरिष्ठ, जिनकी साधना और स्थिति उनके संबंधित कुलपतियों से कहीं अधिक थी, अपनी आंखें खोलकर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। जैसे ही उन्होंने गहरी सांस ली, वे सभी एक साथ चारों लाशों को देखने लगे, अचंभित। यह उसी पीढ़ी की है जिसे हमने अभी देखा। उनके ग्लैबेले को देखो। ये लाशें वे उस स्थायी कबीले की हैं जिसका वर्णन अभिलेखों में किया गया है। अभी जिस स्थान का वर्णन लड़की ने किया था, वहां 5 लाशें थीं। ये वरिष्ठ, जो अपनी उच्च स्तर की साधना और पदों के परिणामस्वरूप आमतौर पर भावहीन और ठंडे रहते थे, अब अत्यधिक उत्तेजित थे, उनकी आंखें जल रही थीं। उनमें से एक लाल चेहरे वाले बुजुर्ग ने तुरंत अपना सिर वांग बाओले की ओर घुमाया और उससे सवाल करना शुरू कर दिया। छोटे दोस्त, ये 4 लाशें, क्या ये बची हुई लाशें हो सकती हैं? प्रिय बुजुर्गों, ये लाशें वास्तव में वेदी से थीं। इन्हें मैंने अपनी पूरी कोशिशों के बाद प्राप्त किया था, जीवन धमकाने वाले खतरे के बीच यातनापूर्ण उपचार का अनुभव किया था। इन्हें वापस लाना एक चुनौती थी, वांग बाओले ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, क्योंकि वह देख सकता था कि कुछ बुजुर्ग प्रमुख व्यक्ति थे और उसे यथासंभव सच्चाई से उत्तर देना चाहिए था। वांग बाओले का उत्तर सुनने के बाद बुजुर्ग थोड़े भ्रमित दिखे, लेकिन किसी और चीज से ज्यादा आश्चर्यचकित लग रहे थे। वे सभी आकाश की ओर मुंह करके दिल खोलकर हंसे। वांग बाओले की ओर उनकी निगाहों में प्रशंसा और स्वीकृति के प्रबल संकेत थे। उनमें से एक, वाइट डियर दाव कॉलेज के दाववादी वस्त्र पहने हुए एक लंबे चेहरे वाले बुजुर्ग ने वांग बाओले के कंधे को थपथपाया, मानो वह उसके प्रति अपनी स्वीकृति दिखा रहा हो। बुरा नहीं, नौजवान, मैं इन सभी वस्तुओं को प्राप्त करने में आपकी अथक मेहनत की सराहना करता हूँ। आओ, वाइट डियर दाव कॉलेज में शामिल हो जाओ। जिस क्षण उसने बात की, लाल चेहरे वाला बुजुर्ग जिसने सबसे पहले वांग बाओले से सवाल किया था, वह भी हारना नहीं चाहता था। इसलिए वह आगे बढ़ा और सीधे अपनी हथेली को थपथपाया। जैसे ही उसने वांग बाओले को देखा, उसकी आंखों में लड़के के लिए उसकी प्रशंसा लगभग चमक रही थी और उसने एक सौम्य मुस्कान बिखेरी। तुम्हारा नाम वांग बाओले है ना? नौजवान, इथरियल दाव कॉलेज में रहो। अच्छा काम है, तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल होगा। वाइट डियर दाव कॉलेज के बुजुर्ग को गुस्सा नहीं आया। उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ वांग बाओले को देखा, इससे पहले कि उसका ध्यान उन लाशों की ओर चला जाए जिन्हें वह वापस लाया था। फिर उसने उनका फिर से निरीक्षण करना शुरू कर दिया। 4 प्रमुख दाव कॉलेजों के आसपास के छात्र पहले के हंगामे से शांत होने लगे। हालांकि उनके दिमाग में गूंजते विचारों ने रुकने का कोई संकेत नहीं दिया। वे फर्श पर बिखरी सभी वस्तुओं और साथ ही प्रसन्नचित वांग बाओले को देखकर चकित हो गए। पहले की सभी चर्चाएं और शिकायतें बेमानी लग रही थीं। यहाँ तक कि ली ही और अन्य लोग भी अपने दांत पीसकर अपना गुस्सा निगल सकते थे, क्योंकि कुछ वस्तुएं कभी उनकी थीं। हालांकि उन्हें अभी भी वांग बाओले को श्रेय देना था, उसका माल बहुत बड़ा था, और भले ही उसने उनसे जो सामान लिया था उसे अनदेखा कर दिया जाए, वांग बाओले के लाभ ने उन सभी को पीछे छोड़ दिया। इसके अलावा 4 लाशों के सामने आने से वे विशेष रूप से उत्तेजित हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वांग बाओले ने यह उपलब्धि कैसे हासिल की। अगर ली ही और अन्य लोगों के मन में भी ऐसे विचार थे, तो बाकी छात्रों का क्या? अभी हर छात्र अंदर से हैरान था। वांग बाओले के लाभ इतने व्यापक थे कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। अगर कोई वास्तव में समानताएं बनाना चाहता है, तो वांग बाओले की तुलना पूरे दाव कॉलेज से करना रूढ़िवादी होगा। केवल 4 लाशों के साथ उसने आसानी से 3 अन्य दाव कॉलेजों को पीछे छोड़ दिया था। स्पिरिट ब्रीथ विलेज के खुलने के बाद से ये लाभ पहले कभी नहीं देखे गए थे, इसलिए ये शब्दों से परे चौंकाने वाला था। अपने लाभों की तुलना में वांग बाओले ने पहले जो कुछ किया था वह महत्वहीन था। लोगों को कठपुतलियों से बांधना या इससे भी ज्यादा बेतुकी हरकतें करना, जब तक कि यह गैरकानूनी न हो, आधे मन से फटकार लगने के बाद आसानी से भुलाया जा सकता था। यहाँ तक कि तीनों चांसलर भी केवल कड़वी हंसी ही हंस पाए। उन्होंने वांग बाओले को देखा और अपना सिर हिलाया, शायद ये सोचते हुए कि अगर वांग बाओले उनके अपने दाव कॉलेज में छात्र होते तो कितना अच्छा होता। उनकी तुलना में बूढ़ा चिकित्सक बहुत खुश था। वह आसमान की ओर हंसा और वांग बाओले के कंधे पर जोरदार थपकी देने के लिए आगे बढ़ा। बाओले, अच्छा काम किया। बूढ़े चिकित्सक के दिल में जो खुशी थी उसे बयान नहीं किया जा सकता था।
इथरियल दाओ कॉलेज के आसपास के छात्र भी बहुत खुश थे, बधाई देने के लिए आगे बढ़े क्योंकि उन्हें लगा कि ऐसा करना उनके लिए सम्मान की बात है। साथ ही दाओ कॉलेज का सदस्य होने के प्रति उनका गर्व भी बढ़ गया। उनके लिए वान बाओले स्पिरिट ब्रीथ विलेज के भीतर एक नेक इंसान थे। उसने इथरियल दाओ कॉलेज के कई छात्रों की मदद की थी। जब 3 अन्य दाओ कॉलेज के छात्रों ने उसे पहले जोर से डांटा था तो वे कुछ नहीं बोले, लेकिन अगर उसे सजा दी गई तो वे सभी वान बाओले के लिए खड़े होने की योजना बना रहे थे। अब ये देखते हुए कि सब कुछ हल हो गया है और वान बाओले ने दाओ कॉलेज के लिए ऐसा अद्भुत काम किया है, वे बहुत खुश थे, भले ही कुछ ईर्ष्यालु थे। वान बाओले शब्दों से परे खुश थे। उन्होंने इथरियल दाओ कॉलेज के आसपास के छात्रों के साथ दिल खोलकर बातचीत की। यहाँ तक कि झुओ इफान, डूमिन, चेन जिहिंग और बाकी लोग भी बातचीत में शामिल होने के लिए आगे आए। डूमिन 6 इंच के चरण में आगे बढ़ने के करीब था और भले ही वान बाओले स्पिरिट ब्रीथ विलेज में चेन जिहिंग से नहीं मिले थे, फिर भी चेन जिहिंग ने बहुत अधिक धूमधाम किए बिना 7 इंच की स्पिरिट रूट हासिल करके एक प्रभावशाली काम किया था। जहां तक झुओ इफान की बात है, ऐसा लग रहा था कि वान बाओले से अलग होने के बाद उसने किस्मत के एक झटके से 8 इंच की स्पिरिट रूट हासिल कर ली थी। झाओ यामिंग भी आगे बढ़े और उनकी आंखों में देखते हुए धीरे से उनका शुक्रिया अदा किया। हर चीज़ वान बाओले को खुश कर रही थी और उनकी खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उन्हें लगा कि उनकी उच्च लोकप्रियता अब संकेत देती है कि वे भविष्य में फेडरेशन के अध्यक्ष बन सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह बात अतार्किक लग रही थी, क्योंकि वान बाओले अब पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी थे। 3 अन्य दाओ कॉलेजों के छात्रों ने देखा कि वान बाओले फिर से सुर्खियों में है। वे सभी उदास थे, लेकिन उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया। जल्द ही स्पिरिट ब्रीथ विलेज से अधिकांश लोगों की वापसी के साथ 4 प्रमुख दाओ कॉलेजों के साधकों ने उन छात्रों को आकर्षित करने के लिए सरणी गठन को समायोजित किया जिन्हें अभी तक बाहर नहीं निकाला गया था। स्पिरिट ब्रीथ विलेज के रहस्यवादी क्षेत्र के पर्दे बंद हो गए। 4000 से अधिक छात्र गांव में प्रवेश कर चुके थे और उनमें से 90% से अधिक लोग ट्रू ब्रीथ विशेषज्ञ बनने के लिए आगे बढ़ चुके थे। कुछ बदकिस्मत थे, लेकिन अपनी क्षमता के साथ वे फिर से मूल्यांकन लेने का मौका पाने के लिए संघर्ष कर सकते थे ताकि वे वापस आने के बाद अपने संबंधित स्कूलों के रहस्यवादी क्षेत्रों में प्रवेश कर सकें। जब तक कि उनकी किस्मत वास्तव में खराब न हो, भविष्य में ट्रू ब्रीथ विशेषज्ञ बनने में उनके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। उनके मिशन के लिए उनके प्रदर्शन के रिकॉर्ड के लिए प्राप्त की गई प्रत्येक वस्तु को विस्तार से रिकॉर्ड किया गया था। अगर कोई ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें कोई अपने पास रखना चाहता है तो वे अपनी इच्छाएं व्यक्त करने का मौका भी ले सकते हैं। अन्यथा वे अपने दाओ कॉलेज में वापस आने पर अपने द्वारा एकत्र की गई वस्तुओं को स्पष्ट रूप से व्यवस्थित करने और देखने के बाद ऐसा कर सकते हैं। भले ही वे अन्य संसाधनों के लिए विनिमय करना चाहते हों, वे ऐसा करने के लिए स्वतंत्र थे, क्योंकि 4 प्रमुख दाओ कॉलेज आमतौर पर इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करते। वान बाओले ने अपने विकल्पों पर विचार किया और उदारतापूर्वक नीले मनके को पीछे छोड़ने का फैसला किया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने महसूस किया कि इसे उनके भंडारण कंगन में संग्रहित नहीं किया जा सकता था। वास्तव में स्पिरिट ब्रीथ विलेज की कोई भी वस्तु भंडारण कंगन में नहीं रखी जा सकती थी। भले ही नीला मनका एक प्रभावशाली वस्तु थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह लंबे नीले भाले से प्राप्त हुई थी। इसके अलावा ये वान बाओले के वापस आने के रास्ते में फीका पड़ रहा था। हालांकि ये देखने में साधारण लग रहा था, लेकिन कुछ लोग इससे मोहित हो गए थे। हालांकि वान बाओले द्वारा प्राप्त किए गए अन्य अधिक प्रभावशाली संसाधनों की तुलना में यह महत्वहीन लग रहा था। वान बाओले ने न केवल मन का पीछे छोड़ दिया, बल्कि उसने कुछ चुनिंदा वस्तुओं को भी छोड़ने का फैसला किया। अपने लाभ के संदर्भ में उसके पास कई वस्तुएं थीं जिन्हें वह दाओ कॉलेज में वापस आने पर मांग सकता था। ठीक इसी तरह वस्तुओं को सूचीबद्ध करने के बाद 4 प्रमुख दाओ कॉलेज अपने अपने रास्ते चले गए। जहां तक 4 कुलपतियों के बीच शर्त का सवाल है, विजेता बूढ़ा चिकित्सक था। जिन लोगों ने 8 इंच की आत्मा जड़ प्राप्त की थी, उनमें ली के अलावा झेंग युवांजी नामक एक और छात्र था। वह बहुत प्रसिद्ध नहीं था और वान बाओले ने उसे आत्माश्वास गांव में नहीं देखा था। दूसरी ओर 3 व्यक्ति थे जिन्होंने इथरियल दाओ कॉलेज से 8 इंच की आत्मा जड़ प्राप्त की थी, अर्थात झाओ यामिंग, झुओ इफान और वान बाओले। वान बाओले की आत्मा जड़ को रूपांतरित किया जा सकता था, लेकिन वह अपनी असली ताकत को गुप्त रखना चाहता था और इसे 8 इंच के रूप में छिपाने का फैसला किया। अंत में ये देखकर कि ली यी और अन्य लोग क्रूजर पर चले गए हैं, वान बाओले भावनाओं से भर गया। मुझे आश्चर्य है कि मैं उन्हें अगली बार कब देख पाऊंगा। जब उसने उन्हें जाते हुए देखा तो ली यी और अन्य लोगों ने वान बाओले को भी देखा और उन्होंने उसकी ओर भयंकर निगाहों से देखा और मुड़े और अपने क्रूजर पर चढ़ गए। जल्द ही इथरियल दाओ कॉलेज का क्रूजर भी आसमान में उड़ गया। हवा में जैसे ही वह दूर जा रहा था, वान बाओले डेक पर खड़ा था। उसने अपना सिर नीचे करके धरती और स्पिरिट ब्रीथ विलेज को देखा और तेजी से धुंधले होते जा रहे खंडित पहाड़ को घूर रहा था। प्रभावशाली महिलाओं की मूर्ति, साथ ही असंख्य चेहरे एक बार फिर उसकी आंखों के सामने आ गए।
धीरज कबीला, वांग बाओले ने खुद से धीरे से कहा।